हर जगह बर्फ बर्फ होगी, पूरा बर्फ से ढका था धरती। अर्थ वॉज कवर्ड विद स्नो, कि अगर पूरे अर्थ पे बर्फ बर्फ देखने को मिलेगी तो क्या वहां इंसान का मूवमेंट आसानी से हो पाएगा? तो ठंड से बचने के लिए आग का आविष्कार हुआ, फायर। यू विल फाइंड कि इस पर्टिकुलर पीरियड में बहुत ही मैमोथ एनिमल, मैमोथ मतलब बड़े बड़े जानवर। गर्मी बढ़ गई, बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो नदियां बनेंगी, और जब नदियां फ्रेम बनेंगी तो जाहिर सी बात है कि ग्रासलैंड्स उगेंगी, घास फूस आ जाएगी, और घास फूस को खाने वाले जानवर पनपने लगेंगे। नर्मदा रिवर के अराउंड यू विल फाइंड कि यहाँ पर इंसान रहना शुरू करेगा। हम अपनी कोई भी कंडीशन के हिसाब से अपनी चीजों को बदलते रहते हैं। वैसे ही उस वक्त का इंसान था कि जब प्लेस्टोसीन पीरियड चल रहा है तब इंसान किसी और तरीके से रह रहा है। जब थोड़ा सा कंडीशन डिफरेंट हो गई, थोड़ा नदियां जो है फॉर्म होने लगी, बर्फ पिघली तो नदी बन गई, तो इंसान नदियों के आसपास रहने लग गया। ये छोटा मोटा साल नहीं, आपको देखने में लग रहा होगा अरे हो गया, 15 लाख साल का फर्क। यहाँ पर आप देखोगे इंसान न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन कहते हैं, इंसान खेती करना शुरू कर चुका है, बहुत सारे क्रॉप उगा रहा है, ये सारे यहाँ पर चीजें आने लग जाएंगी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रारंभ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और मैं आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर रहा हूं इस एनसीईआरटी सीरीज में। दोस्तों ये जो एनसीईआरटी सीरीज है ये आप लोगों के फाउंडेशन को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करेगी, आपके बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, और एक बार अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल गई तो उसके बाद एडवांस लेवल की प्रिपरेशन काफी ज्यादा आसान हो जाती है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको दे दूं फॉर ऑल द क्लासेस टू कम। इस बैच में या इस क्लास में जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं और आगे की फर्दर जो भी क्लासेस में पढ़ेंगे उसके आपको नोट्स कहां मिलेंगे? देखिए आपको उसके नोट्स मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर बैच के अंदर। ये बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप पीडब्ल्यू ऐप पर जाएंगे तो वहां पर आप सर्च करेंगे इस नाम से यूपीएससी एनसीईआरटी सीरीज करके, तो वहां पर आपको ये बैच मिल जाएगा। अदरवाइज अगर वो आपके लिए दिक्कत है तो आप एक काम करिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो लिंक लगा होगा, वहां से भी आप देखिए लिखा है लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लास के नोट्स को फॉर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये क्लास आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये नोट्स आपके पास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर है, राइट? इसके अलावा दोस्तों हम लोगों का यहां पर एक पेड बैच भी चलता है, दैट इज प्रारंभ बैच, और ये टारगेट ईयर 2028 का है। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका आइडिया है 2028 के बैच को ईयर को टारगेट करने का, तो ये बैच आपके लिए है। इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी कराई जाती है। और इनफैक्ट आप देखिए फर्स्ट ईयर बेसिक फाउंडेशन, सेकंड ईयर एडवांस प्रिपरेशन, रिगरस रिवीजन इन द थर्ड ईयर, तो 3 सालों का ये बैच है और इसका प्राइस पर ईयर लगभग 11,000 रुपए के आसपास है। तो ये बेसिक है, इसके बारे में आप जाके और भी बैच के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? देखिए बेसिक है, आज हमारा जो कवरिंग होगा वो स्टोन एज और चाल्कोलिथिक एज को लेकर होगा। ध्यान रखिएगा, हम अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री विल नेवर बी अबाउट डेट्स। ध्यान रखिएगा, इतना डेट पे फोकस मत करिएगा कि सर ये डेट हमें किताब में ये मिली है, आपने ये डेट लिखाई है। इट्स नॉट अबाउट डेट, इट्स मोर अबाउट हम ये चीज समझें कि ह्यूमंस जो आज हम खड़े हुए हैं जहां पर, कैसे ये इवॉल्व हुए हैं, है ना? उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज जिस स्टेज पे हम आगे खड़े हैं ये स्टेज कैसे आई होगी, राइट? जैसे ह्यूमंस ने किस प्रकार से अनाज उगाना शुरू किया होगा पहली बार, है ना? कैसे उसने एनिमल का डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया होगा, है ना? सोचने वाली बात है। कैसे उसको आइडिया आया होगा यार आग की डिस्कवरी हो गई, क्यों हो गई, है ना? कैसे उसने फिशिंग करना शुरू कर दी, अलग अलग ऑक्यूपेशन शुरू हुए, कैसे वो हंटिंग करता होगा, राइट? तो हमें ये सब चीजें जो है समझनी है। इट इज मोर अबाउट कंसेप्चुअल बिल्डिंग। ध्यान रखिएगा, इतिहास हमेशा डेट्स को लेकर नहीं होता है। कैसे हमारे ह्यूमंस ने जो पहले आ चुके हैं उन्होंने कैसे आज की दुनिया को इवॉल्व किया है, आज की दुनिया को अनफोल्ड किया है, और फिर आने वाले टाइम में कैसे आप लोग इस दुनिया को इवॉल्व करोगे, ये आप पे डिपेंड होगा, तो वो आपके सिलेक्शन से होगा, ठीक है? तो ये सब चीजें आज हम यहां पर कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इस टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी तरह का आपको अगर यहाँ पर कुछ हेल्प चाहिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन में गाइडेंस में आपको मदद चाहिए, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल हियर। आप यहाँ मेरे से जुड़ सकते हैं। मेरी और भी जो क्लासेस हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मेरे साथ मिलती रहेगी। जैसे कि मैं डेली करंट अफेयर्स जो पढ़ाता हूँ सुबह मॉर्निंग 8 AM, वो भी आप क्लास यहाँ से अवेल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला चीज तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या ट्रेंड रहा है सर एंशिएंट हिस्ट्री का, थोड़ी इस बात को देखते हैं तो समझ में आएगा हमें कितना इंपॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री। देखिए अगर मैं आपको देखूं 2021 में यू विल फाइंड कि 4 सवाल थे जो एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे गए थे, राइट? फिर 2022 में देखिए सवाल और कम हो गए थे, 2 ही सवाल था। तो लोगों को लगा अरे सर एंशिएंट हिस्ट्री सवाल आता ही नहीं है, क्या इस पर हम फोकस ना करें, है ना? क्या मतलब सर 2 सवाल के लिए कौन पढ़ेगा, राइट? तो अगले साल देखिए यूपीएससी ने क्या किया, 9 सवाल वहां से पूछ लिए। तो जैसे ही आप सोचोगे कि यार हम ट्रेंड पकड़ लें यूपीएससी का, यूपीएससी अपना ट्रेंड चेंज कर देगा।
है ना। तो ये यूपीएससी है ना, इट इज अनप्रेडिक्टेबल, राइट, इसीलिए कहा जाता है। फिर अगले साल लोगों ने जमकर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, किया नहीं यार एंशिएंट एंशिएंट एंशिएंट, और अगले साल 9 से घटा के उसने 5 कर दिया, ठीक है, तो 4 सवाल कम आए। बट ये इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सब चीजें यू नेवर नो, मतलब हो सकता है कि आपका किसी साल ज्योग्राफी, आपका किसी साल साइंस काफी टफ आ गया है, पॉलिटी काफी टफ आ जाए और एंशिएंट आसान आ जाए, तो हो सकता है वो 5 सवाल आपके लिए आसान हो, ऐसा भी हो सकता है ना। कभी बहुत सवाल पूछे गए हो, 9 सवाल पूछे गए हो सकता है 7 सवाल बड़े टफ हो, 2 ही सवाल हिल पाए आपसे, तो ये कुछ भी पॉसिबल है। इसलिए हमें तैयारी जब करनी है तो हमारी कोशिश ये है कि ये सीरीज जो है ये आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां से आप ये मत कोशिश करिएगा कि यार अभी हम सवाल लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस जो आए हैं वो तो मिलेंगे ही आपको, लेकिन आप ही सोचेंगे हमें सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ तो नहीं आएगा भी। क्यों? क्योंकि ये बेसिक है, कंसेप्ट बिल्डिंग है। एक बार कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो आप एडवांस के लिए आसानी से प्रिपेयर कर पाएंगे, यस आपको बहुत इजी रहेगा, ठीक है। और काफी हद तक जैसे मैंने बताया आपको कि 9 सवाल 10 सवाल मैंने आपको दिखाए थे वीडियो के अंदर, लॉन्च वीडियो में, कि भाई कितने सवाल डायरेक्टली यहां पर देखने को मिले थे, राइट। स्टेटमेंट एज इट इज एनसीईआरटी से उठा लिया गया था, तो वैसे ही आपको यहां पर भी मिलने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद देखिए अगले साल यूपीएससी ने 8 सवाल पूछ दिए, राइट। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए मेडिवल हिस्ट्री को लेकर इस बार 2025 के प्रीलिम्स में 2 सवाल थे, तो लोगों को लगेगा अब जो एक्चुअली लग भी रहा है, मैं देख रहा हूं बच्चों को पेड बैच के अंदर से 2 सवाल आए थे, है ना सर, क्या ही करना है 2 ही सवाल के लिए इतना पढ़ना है, यू नेवर नो। और मेडिवल हिस्ट्री इट इज नॉट ओनली अबाउट कि आप इस्लामिक हिस्ट्री समझें उसको, नहीं ऐसा नहीं है ना। आप देखोगे जब मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है तो अर्ली मेडिवल पीरियड इट इज ऑल अबाउट द हिंदू डायनेस्टीज, स्पेसिफिकली हम बात करेंगे त्रिपाठाइट स्ट्रगल की, गुर्जर प्रतिहारास, राजपूतास, पालास की बात करेंगे, मैं ही आपको मेडिवल पढ़ाऊंगा, सो मैं कहानी बताऊंगा आपको। उसके अलावा साउथ के अंदर इंपीरियल चोलास की बात करेंगे, हम इंडिपेंडेंट राजपूत की बात करेंगे। तो जो फर्स्ट फेज है मेडिवल हिस्ट्री का भी, उसमें तो टोटली इट्स ऑल अबाउट द हिंदू डायनेस्टीज, है ना, इसमें कहीं भी इस्लामिक डायनेस्टी नहीं है। और जब हम लोग इस्लामिक पीरियड दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो इट्स नॉट ओनली अबाउट अगेन इस्लामिक हिस्ट्री, क्योंकि साउथ के अंदर आप देखोगे विजयनगर अंपायर, इन सब का उदय हो रहा है, राइट। साउथ में आप देखोगे कि और भी डायनेस्टीज पनप तो रही हैं, जैसे हम देखेंगे काकाटियाज हैं, होयसलाज हैं, है ना, यादवाज हैं, इस तरह की डायनेस्टीज हैं, तो वो भी कुछ कुछ अपना रोल प्ले कर रही होंगी, उनके ऊपर भी अटैक हो रहा होगा, वो है। जब मुगलों का टाइम आएगा तब भी हम देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली अबाउट द इस्लामिक हिस्ट्री, में सिर्फ मेडिवल हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इस्लामिक हिस्ट्री, तो ये परसेप्शन थोड़ा गलत है ना। जब हम विजयनगर अंपायर की बात करेंगे तो बहुत सारी डायनेस्टीज है उसमें, सुलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी, है ना, ये सब डायनेस्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझ के चलिएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कहीं सवाल कम आया है तो यूपीएससी सवाल नहीं पूछेगा, हो सकता है अगली बार ज्यादा सवाल पूछ ले। तो विद ऑल दीज बेसिक थिंग लेट अस स्टार्ट द सेशन। अपने लेक्चर को शुरू करते ही बेसिक बातें होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। तो कहानी हमारी शुरू हो रही है, देखिए दोस्तों बेसिक को बिल्ड करना है। पहले देखिए हम लोग यहां पर जो बात कर रहे हैं वो है कि ये हिस्ट्री के 3 पार्ट्स कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस हिस्ट्री को जो हम पढ़ रहे हैं, ये शुरू करने जा रहे हैं, समझिएगा हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक हिस्ट्री कौन सी होती है, देखिए उसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग प्री हिस्ट्री, ठीक है। प्री हिस्ट्री कौन सा दौर होता है, प्री हिस्ट्री कौन सा दौर होता है, ये वो दौर होता है जब हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, यानी कुछ भी चीज हमको पता नहीं चल रहा है, लिखित में कुछ भी नहीं है। जो भी चीजें हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कैसे पता चलती है, हमको कोई एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई करी हमने, कहीं हमें कोई चीज हमने कोई चीज खुदाई करी तो हमें कुछ मिल गया, राइट, हमको उससे इंफॉर्मेशन मिलती है, एक्सकेवेशंस, आर्कियोलॉजी से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो प्री हिस्ट्री वो दौर है जब हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स यहां पर नहीं, ठीक है। तो प्लीज इसको यहां पर आप नोट करिएगा कि ये फेज है आपका अर्ली मैन का, ठीक है, ये फेज है आपका अर्ली मैन का, राइट। तो दिस इज द फेज ऑफ अर्ली मैन, दिस इज द फेज ऑफ अर्ली मैन, फेज ऑफ अर्ली मैन, ठीक है ना। और यहां पर मैं यही बोलूंगा कि नो रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल, कोई भी ऐसा रिटन रिकॉर्ड इस वक्त अवेलेबल नहीं होता है। क्लियर ये बात, ठीक है। ये बेसिक चीज है, देखो कंसेप्ट बिल्ड करना है। व्हाट इज प्री हिस्ट्री, नो रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल। कैसे पता चलता है फिर हमको इस पीरियड के बारे में, प्री हिस्ट्री के बारे में, एक्सकेवेशंस के थ्रू। एक्सकेवेशन का मतलब खुदाई करी हमने, राइट, उसको थ्रू हमें पता चला, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेकंड फेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे, तो मैं बोलूंगा कि सर ये वाला जो फेज है ना, इट इज अबाउट प्रोटो हिस्ट्री। क्या बोलेंगे इसको, प्रोटो हिस्ट्री कहेंगे इसको, प्रोटो हिस्ट्री बोलेंगे। Now what is proto history? Again concept समझना है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है। देखिए ये वो फेज है हिस्ट्री का, अच्छा पहले एक काम करिए, प्रोटो हिस्ट्री समझ लेंगे, पहले थर्ड फेज देख लीजिए, जिसको मैं हिस्ट्री ही लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हमारा आज की हिस्ट्री हो गई, जहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, रिटन रिकॉर्ड्स हैं, हर चीजें हैं। तो ये वो हिस्ट्री है जब इंसान कंप्लीटली सिविलाइज्ड हो चुका है,
है ना, कंप्लीटली सिविलाइज्ड इंसान हो चुका है, प्रॉपर सिविलाइजेशन में रह रहा है ना। हमको जो पता चलता है यहाँ के लोगों के इस पीरियड के बारे में, हमको इंस्क्रिप्शन के थ्रू पता चल रहा है, राइट, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। हमको आप देखोगे तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, हमको उसके थ्रू भी पता चल रहा है, राइट, क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं हमको उसके थ्रू पता चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज दैट वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स, ठीक है, हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं, हमको सब पता चल रहा है रिटन रिकॉर्ड्स के थ्रू। ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है, ये बेसिक चीज। अभी यह मैन्यूस्क्रिप्ट हटा दीजिए आप, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट हटा दीजिए, इंस्क्रिप्शन के आगे लिख लीजिए एटसेट्रा। तो ये दो आपको एक्सट्रीम पता चल गए। व्हाट इज प्री हिस्ट्री, जहां पर हमारे पास ये फेज ऑफ अर्ली मैन है और हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। ये फेज क्या है, ये अर्ली मैन नहीं, सिविलाइज्ड है, कंप्लीटली सिविलाइज्ड। तो एक ये एक्सट्रीम है जब इंसान बिल्कुल ही सिविलाइज्ड नहीं है, अर्ली मैन है, और ये वो फेज है जब इंसान टोटली सिविलाइज्ड हो गया है। यहां पर कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है, यहां पर रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। यहां पर हमें पता कैसे चलता है, एक्सकेवेशंस के थ्रू, यहां पता चलता है हमको इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, ठीक है। व्हाट इज इंस्क्रिप्शन, क्या होता है, आसान सी भाषा में कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। व्हाट इज इंस्क्रिप्शन, मान लीजिए इंस्क्रिप्ट कर देना, इंस्क्राइब कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल पत्थर है, अब पत्थर पे आप जाइए, कभी आजकल क्या हो गया कि बड़ा, जैसे आप कहे किसी किले में गए, किला घूमने गए, तो आपने देखा होगा किले में क्या होता है, आजकल किले में कुछ इस प्रकार के डिजाइन बन जाते हैं, है ना, ए हार्ट बी, है ना, ये सब है। ये क्या हो गया, आप वॉल्स पे लिख देते हो। कभी आप घूमने जाओगे तो आपको दिख जाएगा, अच्छा है ये इनको थोड़ा सा इलू इलू कर रहे होंगे, जो भी है ना, कुछ पता चल गया आपको। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि पहले के यहाँ पर लोग होते थे, जब वो कोई चीज जीतते थे, जब वो कोई चीज अचीव कर लेते थे, तो उनको एक तो बड़ा ये खुजली मचती थी कि यार इस बात को कहाँ लिखवाएं कि ऐसा हमने किया है। पहले तो ट्विटर या फिर पहले सोशल मीडिया ऐसे इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाना ये सब तो होता नहीं था भाई। पहले चुल तो पहले भी लोगों के अंदर होगी, जैसे आप भी कुछ चीज करते हैं, आपने कोई बढ़िया फोटो खींची तो आपने इंस्टाग्राम पे लगा दी, आपने फेसबुक पे लगा दी, आपने कुछ अच्छा अचीव किया, आपने बता दिया अपने दोस्तों को कि सब मैंने ना ये कर लिया है, ये हुआ है, ये सिलेक्शन हो गया है मेरा, ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो वैसे ही पहले के लोग कहां लिखेंगे, पहले के राजा महाराजा जब कोई लड़ाई जीते तो कहां लिखे, इस बात का जिक्र कहां करें, तो वो इंस्क्राइब करवा देते थे, लिखवा देते थे, ठीक है। अब जैसे अशोका, तो अशोका ने पत्थरों पे लिखवाया, उसको बोला गया रॉक एडिक्ट्स, है ना, रॉक पे क्या कर दिया गया, एडिक्ट कर दिया गया, रॉक्स पे लिखवा दिया गया, है ना, तो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले। कई बार क्या राजा महाराजा किसी कॉपर प्लेट पे लिखवा देते थे, कॉपर प्लेट पे लिखवा दिया, ठीक है, तो ये भी एक इंस्क्रिप्शन हो गया। तो इंस्क्रिप्शन का मतलब इंस्क्राइब करवाना, गुदवा देना, लिखवा देना, इंस्क्राइब करवा देना। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। अब बीच वाला फेज है प्रोटो हिस्ट्री। ये कौन सा फेज है साहब, देखो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो कि एक ऐसा फेज है कि हाँ ठीक है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो है हमारे पास रिटन फॉर्म में है, ठीक बात है, लेकिन वो फॉर्म वो लिखित में है, बट दैट थिंग इज नॉट डेसिफर्ड राइट नाउ। अभी हम उसके बारे में पता ही नहीं कर पाए हैं कि वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वो क्या लिखा हुआ है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, फिर भी हमें जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ अभी भी कुछ हद तक आर्कियोलॉजिकल से ही, एविडेंसेस से ही मिल रही होगी। बहुत हमको आउटराइटली आप देखोगे तो नहीं मिला है, इस प्रकार से बहुत हमें आउटराइटली चीजें नहीं मिली है, ठीक है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हम समझ पा रहे हैं, जो लिखा है वो हमें समझ में आता है, वो हमें समझ में नहीं आता, ठीक है। तो आई कैन से कि यस, प्रोटो हिस्ट्री इज दैट फेज जहां पर कुछ अर्ली सिविलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि थोड़ा बहुत लोग अब रहने लग गए हैं, अर्ली सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, लोग रहने लग गए हैं, ठीक है। बट हमको इंफॉर्मेशन अभी भी जो है वो हमें थोड़ी बहुत आर्कियोलॉजी के थ्रू ही देखने को मिल रही है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई मिली भी है आर्कियोलॉजिकल है, जो इंफॉर्मेशन मिली भी है उसको हम अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए। डेसिफर मतलब हम समझ नहीं पाए कि क्या लिखा हुआ है, हम समझ नहीं पाए। तो बेसिकली इट गोज लाइक दिस कि प्री हिस्ट्री, फिर प्रोटो हिस्ट्री, फिर हिस्ट्री, ठीक है। ये बात होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। दिस इज द बेसिक्स, ठीक है, ये बेसिक है। तो हिस्ट्री का यहां पर हमने फेस कर लिया। अब समझिएगा, थोड़ा सा यहां पर बेसिक को पकड़ते हैं कि देखो पहला चीज तो ये है कि यार ये बताओ ये एंशिएंट हिस्ट्री सर है क्या। देखो सीधी बात है, अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के बारे में जानना चाहता हूं कि उस वक्त क्या चल रहा था, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि यार अगर आप देखोगे कि मूवी एक आई थी 1974 या 76 में आई थी, जो भी है ईयर, रोटी कपड़ा और मकान। वो मूवी क्या दिखा रही थी, उस वक्त का जो सिनारियो है उस हिसाब से मूवी का नाम होते थे रोटी कपड़ा मकान। आज आप देखिए आज के मूवीज के नाम क्या है ना, आज के मूवीज के नाम आपको मिलेगा सैयारा, है ना, सैयारा। तो जो चल रहा है आजकल सोसाइटी में, जो चल रहा है आज के दुनिया में, वही चीज दिख रही है ना। पहले नहीं होते थे, पहले आप देखोगे तो पहले जो हीरो था हीरोइन से कहता था जब 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 रात का, जब शाम का आंचल लहराए और जब सूरज जो है वो धरती के नीचे आ जाए, है ना, और जब ठंडी हवाओं का पराक्रोप चलना शुरू हो जाए तो तुम मुझसे मिलने शमा जला के और ताजमहल के पीछे आ जाना, राइट। तो मतलब ये तरीके होते थे उस वक्त कहने के। तो आप उस वक्त की मूवीज देखिए, वैसे ही होते थे, उनके बड़े मोहब्बत में भी, उनके बोलने का अंदाज में बड़ा जी जनाब और बड़ा लहजा होता था। लेकिन आज के टाइम में यू वोंट फाइंड सच टाइप ऑफ मूवीज।
आज के टाइम में तू तड़ाक चलता है, आज के टाइम में जो है डिफरेंट है। तो मूवीज इज अ बेस्ट वे टू नो सोसाइटी में क्या चल रहा है ना। अगर आपको किसी भी सोसाइटी को समझना है तो आप उसकी मूवी देख लीजिए। आप हॉलीवुड मूवीज देखेंगे, दे आर टॉकिंग अबाउट एआई। हमारे यहाँ इतनी एआई बेस्ड मूवी नहीं बनती क्योंकि हमारे यहाँ एआई की इतनी चर्चा नहीं होती है। हमारे यहाँ इतना एआई डेवलप नहीं किया है, हमारे यहाँ साइंस इतना डेवलप नहीं किया है, राइट। आप देखोगे तो ये मूवीज जो है बनाई गई हैं बाहर वाली, जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं, भाई चांद पे पहुंच गए हैं, ऑल दीज मूवीज, हमारे यहाँ भी इस तरह की मूवीज बहुत नहीं बनी है। तो बेसिकली जितना, अरे हमारे यहाँ मूवी आई थी जब हम लोग चंद्रयान हमारा गया था, चांद पे पहुंचे थे हम लोग, तो उसके बाद मूवी भी आई, तो जितना हमने अचीव किया वो मूवी पे दिख गया। तो वही मैं कह रहा हूं कि मूवी इज द बेस्ट वे टू नो कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो जैसे आज हम मूवीज देखते हैं और हम समझते हैं सोसाइटी में क्या चल रहा है, वैसे ही हम अपने इस एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे ये जानने के लिए कि पास्ट में क्या चल रहा था। दैट्स इट। मतलब एंशिएंट हिस्ट्री इज नथिंग बट लाइक दूसरे की लाइफ में खुरपेज करना, दूसरे की लाइफ के बारे में उसके चुल को जानना, है ना। अच्छा उनके लाइफ में जीवन में ऐसा था, है ना। आज होता है ना कि हम लोग दो पड़ोस वाले होते हैं और तीसरे पड़ोसी के बारे में बात करते हैं कि भैया आज उनके यहाँ बहुत लड़ाई हुई है, आज उनका जो हस्बैंड है उस हस्बैंड को आज बहुत पीटा गया है ना, उसको बेल्ट बेल्ट मारा गया है, राइट। तो ये सब हम लोग खुरपेज करते हैं ना। तो वो वही बात है कि हमको आज अपने पड़ोसी के बारे में ना जान के इतिहास के उन पन्नों के बारे में जानना है जिसके बारे में अभी हम नहीं जानते। तो उसका जिक्र आपको किसी पड़ोसी से नहीं करना है जबकि किताबों से करना है, ठीक है। और फिर ये अच्छी बात है किताब से जिक्र करके आप अपने किसी दोस्त को बता देना कि भाई उस वक्त के टाइम पे ना इंसान जो है ये हंटिंग करता था, इंसान ने फिशिंग शुरू कर दी थी, इंसान को उसकी नॉलेज हो गई थी, ये सब चीजें, ठीक है। तो आई होप द पिक्चर इज क्लियर कि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखो अब समझिएगा कि ये जो पीरियड चल रहा है अभी, जिस पीरियड में हम लोग रह रहे हैं ना, जिस पीरियड में अभी हम लोग रह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग होलोसीन। समझिएगा, जिस पीरियड में अभी हम लोग रह रहे हैं इसको बोलते हैं होलोसीन, ठीक है, होलोसीन, ठीक है। ये जो होलोसीन है इसमें वार्म टेम्परेचर्स हैं, ठीक है। टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर इज वार्मर, तो वार्मर टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहे हैं। आज आप देख ही रहे हो वार्मर टेम्परेचर्स रहते हैं, आज आप इसको महसूस कर ही रहे होगे, है ना, गर्म टेम्परेचर से। लेकिन इससे पहले आप देखोगे ना जो पीरियड चल रहा था एक्चुअली, वो आप देखोगे कि इट वाज अ पीरियड जिसको हम लोग बोलते थे प्लिस्टोसीन पीरियड। क्या बोलते थे उसको, प्लिस्टोसीन पीरियड बोलते थे, प्लिस्टोसीन पीरियड कहते थे, ठीक है, प्लिस्टोसीन पीरियड कहते थे ना। व्हाट इज दिस पीरियड, मतलब क्या हो गया, बस एक ऐसा समझ लो वक्त के, एक किसी वक्त को ना हम नाम दे दिया, हमने एक वक्त को नाम दे दिया यार, ये फेज जो है इसको होलोसीन। अब कहां से कहां तक होलोसीन था ये मैं आपको भी जिक्र करूंगा, ठीक है, वो जिक्र करूंगा आपको भी। लेकिन इससे पहले क्या प्लिस्टोसीन चल रहा था। प्लिस्टोसीन में क्या था साहब, प्लिस्टोसीन में क्या था, आप देखोगे दिस इज द पीरियड जब यहां पर क्या था, जब यहां पर आप देखोगे तो कोल्डर कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी। कोल्डर कंडीशंस जो है वो क्या है, एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि पहले क्या था कि कोल्डर कंडीशंस थी, बर्फ बर्फ जमी होती थी जगह जगह पे, है ना। आपको देखोगे हर जगह बर्फ बर्फ होगी, पूरा बर्फ से ढका था धरती, अर्थ वॉज कवर्ड विथ स्नो। तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, प्लिस्टोसीन पीरियड, ठीक है। जब अर्थ इज कवर्ड विथ स्नो तो हम क्या बोल रहे हैं, प्लिस्टोसीन पीरियड बोल रहे हैं। अब आप मुझे लॉजिक से बताइए कि अगर पूरे अर्थ पे बर्फ बर्फ देखने को मिलेगी तो क्या वहां इंसान का मूवमेंट आसानी से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्या इंसान क्या आराम से खुले मैदान में घूम पाएगा, नहीं घूम पाएगा। क्या करेगा, वो रॉक कट केव्स में रहेगा। उसको गर्मी के लिए क्या मिलना चाहिए, आग की रिक्वायरमेंट है, आग चाहिए, तभी तो अपनी बॉडी को गर्म करेगा। आज के टाइम की तरह थोड़ी है कि उसके पास पुल ओवर और आज की तरह स्वेटशर्ट आती है, नहीं, पहले तो ऐसे ही घूमता था वो, है ना, बस वो पत्तियां वत्तियां बांध लिया उसने और जिंगल लाला हु करके पूरी जिंदगी बिता देते थे वो लोग। तो ठंड से बचने के लिए आग का आविष्कार हुआ, फायर, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो प्लिस्टोसीन वो पीरियड है जब कोल्डर कंडीशंस जो है वो यहां पर एग्जिस्ट करती थी। और अभी जो हमारा पीरियड चल रहा है उससे मोस्ट रीसेंट पीरियड जो रहा है वो प्लिस्टोसीन पीरियड रहा है, ठीक है। मोस्ट रीसेंट जो इससे पहले रह चुका है वो प्लिस्टोसीन पीरियड रहा है, ध्यान रखिएगा। और इसका टाइम पीरियड अगर हम देखेंगे तो कहां से कहां तक आएगा, देखिए अभी आपको अगर समझ में आ जाता है वेल एंड गुड, मैं बताऊंगा, वरना देखिएगा ये आएगा लगभग 20 लाख साल से लेकर 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक। और इसका आप देखोगे होलोसीन तो ये 10,000 बीसी से चला आ रहा है और अभी तक ये प्रेजेंट तक यही चल रहा है। यानी कि आप 2025 में हैं तो यही टाइम पीरियड चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहां डाउट हुआ होगा सर ये बीसी क्या है और ये आप 20 लाख साल कैसे बोल रहे हैं। तो समझिएगा पहले बीसी और एडी का फंडा समझ लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जरा इस फंडे को समझिएगा कि व्हाट इज द फंडा ऑफ दिस एसी एंड बीसी एंड डीसी व्हाट एवर इट इज। देखो देखो बेटा, सिंपल सी बात क्या होती है कि जब मैं बोलता हूं बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट,
बीसी बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट होता है। या फिर इसको आप लोग कहीं कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, बीसी, तो कहीं कहीं इसको हम लोग क्या, इसको हम लोग सीई करके भी बोलेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग आप देखोगे बीसी होता है, और एक क्या होता है साहब, एक होता है एडी। एडी क्या होता है, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, ठीक है। ये आप दो चीज यहां पर जान रहे हो, इसका फुल फॉर्म होगा बीसी और एडी। जैसे आज का जो टाइम है 2025, ये आपका एडी वाला टाइम है, क्या है ये, एडी है, ठीक है, दैट इज एडी, ठीक है, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनो डोमिनेंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज बीसी, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। अब कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा कि दिस पर्टिकुलर थिंग, इसको कहीं कहीं हम लोग क्या बोलते हैं, सीई भी बोलते हैं ना, कहीं कहीं हम लोग क्या बोलेंगे इसको, बीसी इज बिफोर क्राइस्ट, या फिर कहीं कहीं बोलते हैं सीई कॉमन एरा। कहीं आपको मिलेगा सीई, कहीं आपको मिलेगा बीसी, बिफोर कॉमन एरा। तो ये दो चीजें आपको और मिलेंगी, बट अभी फिलहाल के लिए एक बेसिक कंसेप्ट के लिए जान लीजिए, बीसी इज बिफोर क्राइस्ट, एडी इज एनो डोमिनी। अब इसका मतलब क्या है सर, देखिए इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, अब मैं इस टाइमलाइन में बताता हूं। जैसे मान लीजिए आज आप कौन से साल में हैं, 2025 में है, राइट, 2025 में। अब 2025 से पीछे जाइए, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, ऐसे करते करते 2015, ऐसे करते करते सर 2005, ऐसे करते करते सर 2000 साल 2000, ऐसे करते करते सर 1990, ऐसे करते करते सर 1947, ऐसे करते करते सर 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया, 1757, बैटल ऑफ प्लासी। फिर सर और पीछे जाएंगे तो ऐसे करते 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 सर अंग्रेज आ जाएंगे। फिर और पीछे जाएंगे सर तो फिर हम देखेंगे इस्लामिक हिस्ट्री भी, मेडिवल हिस्ट्री। तो आप ऐसे जाते जाओगे तो एक टाइम तो ये आएगा ना कि आप इधर पीछे जाते जाते आप कहीं ना कहीं 1 के आसपास पहुंचोगे। तो ये 2025 में जो आप हो ना, दैट इज एनो डोमिनी, दैट इज एनो डोमिनी, ठीक है। आप आगे हो, आप 1 से ऐसे आप पीछे आओगे तो एक टाइम आएगा जब 1 आ जाएगा, एक टाइम आएगा जब 1 आ जाएगा साहब। इसके बाद अगर आप पीछे जाओगे तो क्या होगा, जैसे ही आप इस 1 को क्रॉस करोगे, ठीक है, जैसे ही आप इसको क्रॉस करोगे, यू विल फाइंड जैसे आप देखोगे 78, फिर आप देखोगे कि हाँ, फिर हम पीछे आ रहे हैं तो हम 10 एडी, 5 एडी, है ना, करते करते आप 0 पे आ गए। इसके बाद आप जाओगे तो बीसी की शुरुआत हो जाती है, बीसी, बीसी। तो ये जो बीसी है ना, ये एक्चुअली जो आपका लाइन है ना, ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ से देखा जाता है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से लिया जाता है। तो यानी कि ये टाइम पीरियड जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का है, इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले का टाइम, क्राइस्ट से पहले का टाइम। और अभी आगे वाला ये है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो अभी आप 2025 में हैं, पीछे आएंगे साल 2000 आएगा, ऐसे करते करते साहब ये भी तो होगा, साल 1000 आ जाएगा, ऐसे करते करते एक दिन 0 आ जाएगा, राइट। और जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो बीसी लगना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो ये जो लाइन है, इसे माना जाता है कि दिस इज द बर्थ ईयर, दिस इज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से क्रिश्चियन कैलेंडर आजकल फॉलो होता है ना, मैक्सिमम प्लेस पे। तो इसके पहले जो भी चीजें हो रही थी वो बीसी में रहती हैं, इसके बाद जो भी चीजें हुई वो आपका एडी में रहती है, ठीक है। तो आप पीछे जाओगे तो और बीसी हुआ, बीसी में जो ईयर्स हैं वो पीछे की तरफ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम करते करते मान लीजिए आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 2000 बीसी, 2000 बीसी, 2000 बीसी। तो आप देखो जब हम इस साइड जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऐसे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1000 बीसी, ये हुआ, ये हुआ, 1 बीसी, 0 बीसी, फिर आगे आओगे 1000 एडी, 2000 एडी, 2025 एडी। तो आप बताओ यहां और इसके बीच में कितने साल का फर्क है। एनीवन इन द कमेंट बॉक्स मुझे बता सकता है कि 2000 बीसी और 2025 एडी के बीच में कितने सालों का फर्क है। तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई 2025 जीरो से लेकर इसके बीच में 2025 सालों का फर्क है, और जीरो से लेकर इधर चले जाओ 2000 सालों का फर्क है। तो समझ में आ रहा है सर, हाँ 4000 समथिंग सालों का फर्क होगा। तो ध्यान रखना, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। इधर जब जाओगे तो जो आपका वैल्यू होगा वो मतलब नंबर्स होंगे इधर को बढ़ेंगे, ठीक है। आप बीसी में क्या होता है, जब हम लोग चल रहे हैं, हम इतिहास को यहां से जानेंगे, राइट। हम इतिहास को यहां से जानते 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 ऐसे जानते हुए इतिहास को आ रहे हैं, ऐसे जानते हुए इतिहास को आ रहे हैं, और ऐसे ही तो जानेंगे हम यहां पहुंचेंगे, राइट और रॉन्ग, है ना। हम इतनी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, यहां तो हम है ही, हमको इधर का जानना है। लेकिन हम 0 से जब ऐसे वापस जाएंगे तो एक टाइम 0 ही मिलेगा, और जब उससे पीछे जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा 2000, 3000 बीसी, ऐसे करते करते बहुत सके। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए 20 लाख बीसी, आप 0 से इतना पीछे चले जाएंगे, 20 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी, यानी कि वहां से शुरू कहीं होते 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 आप आओगे तो आपको कहीं 10,000 बीसी। हम इस पीरियड की बात कर रहे हैं कि भाई इस पीरियड में ना प्लिस्टोसीन पीरियड चल रहा था, इस पीरियड में प्लिस्टोसीन। देखो ये बेसिक्स हैं, एक बार आप इसको समझ गए ना तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के मैं क्या बता रहा हूं आपको,
अगर मैं थोड़ा समझाऊं और बेहतर तरीके से, तो एक बार आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि ये फॉर एग्जांपल 2025 वाला साल है, ये आज का साल है, ठीक है। हम इसको पीछे करते करते आ रहे हैं, तो हम कहेंगे सर ये हो गया साल 2000, ऐसी सर आएंगे साल, मतलब मान लीजिए कौन सा 1947 इंडिया आजाद हुआ था, और आ जाइए तुम कहेंगे सर 1526, ठीक है, जब मुगल्स आए थे, और आ जाइए सर 1000 एडी हो गया सर, और ये सब एडी चल रहा है सर, और आ जाइए ऐसे करते करते से होगा 600 एडी हो गया, ठीक है सर। फिर उसके बाद आ जाइए सर एक टाइम आ गया 0 एडी हो गया, ठीक है, 1 एडी हो गया, फॉर एग्जांपल 1 एडी हो गया। तो ये क्या है एडी में, तो आप अभी कहां हो, यहां हो, तो जाहिर सी बात है ऐसे करते करते जाएंगे तो आपके दादी दादा उन्होंने आजादी देखी होगी, राइट, आजादी देखी होगी, और उन दादी दादा से पूछोगे कि आपके दादी दादा, तो वो शायद और पहले के रहे हो, और पहले के रहे हो, राइट। तो ऐसे करते करते हम कहां 180 तक आ गए। अब इसके बाद हम पीछे जाएंगे तो हम कह रहे हैं कि भाई यहां पर कहीं 2 लाख बीसी के आसपास जो है वो प्लेस्टोसीन पीरियड हमें देखने को मिल रहा है, और वो चल रहा है टिल 10,000 बीसी, वो चल रहा है टिल 10,000 बीसी, ये पीरियड है। इस पीरियड में कोल्डर कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, कोल्ड था, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये पीरियड हमारा प्लेस्टोसीन पीरियड कहलाता है, ठीक है, प्लेस्टोसीन पीरियड कहलाएगा। 10,000 बीसी के बाद इसको बीसी बोलेंगे, क्यों, क्योंकि आप इसको क्रॉस कर चुके हो, तो ये 10,000 बीसी। अब इसके बाद क्या होगा, कंडीशंस क्या हो गई, कंडीशंस वार्म हो गई, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वार्मर कंडीशंस चलती जा रही हैं, ठीक है। तो ये वार्मर कंडीशंस इसके बाद चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी सी बात जो है वो आपको समझ में आ गई। आई बिट took a lot of time explaining this, but hopefully आपको ये बात समझ में आ गई कि वार्मर कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही। तो कमिंग बैक टू दिस, यहां पर हम समझ रहे थे कि जो अभी जो हमारा पीरियड चल रहा है वो होलोसीन है, 10,000 बीसी से आज हम 2025 में है, तो अभी तक हम लोग वार्मर कंडीशंस में रह रहे हैं, ठीक है। वार्मर कंडीशंस कहते हैं ना क्लाइमेट चेंज हो गया, तो वही क्लाइमेट चेंज यहां पर भी हुआ होगा, यहां पर भी क्लाइमेट चेंजेस हुए होंगे, और ऐसा नहीं है कि एक बार की हो गया होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आप मान लीजिए 20 लाख बीसी क्या है ना, आप बढ़ते 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 आप मान लीजिए पहुंच गए कहां पर, फॉर एग्जांपल आप पहुंच गए 20,000 बीसी, 15,000 बीसी, है ना, करते करते 10,000 बीसी, तो हो सकता हो 20,000 बीसी के आसपास से क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़े बहुत चेंज होने लगे होंगे, चेंज होते 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 10,000 बीसी तक क्लाइमेटिक कंडीशंस, कोल्डर कंडीशंस खत्म हो गए और वार्मर कंडीशंस यहां पर स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो ये कोई स्विच ऑफ स्विच ऑन बटन तो है नहीं कि ढक्कन खोला 10,000 बीसी से 10,000 बीसी तक ठंडा ही रहेगा और अचानक से गर्मी आ जाएगी, ऐसा तो है नहीं, है ना। क्या होता है, जैसे जैसे हम देखते हैं, हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं, तो पहाड़ों पे जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग प्लेन्स में होते हैं, प्लेन्स में होते हैं गर्म होता है, जैसे जैसे हमारा एलिवेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ठंड बढ़ती है। ऐसा तो है नहीं एक बार की यहाँ गर्म है यहाँ गर्म है और इधर कदम रखा जाड़ा लगने लगा, पता चला जैकेट वैकेट पहन लिए, है ना, टोपा वोपा लगा लिए, ऐसा थोड़ी होता है, धीरे धीरे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है। वैसे ही यहाँ पर भी जैसे जैसे पीरियड आगे बढ़ रहा है ना, 20 लाख बीसी से आप आए होगे 15 लाख बीसी, फिर 10 लाख बीसी, 5 लाख बीसी, करते करते 1 लाख, 1 लाख से फिर आए होगे 50,000, 50,000 से 10,000, तब आपकी टेम्परेचर कंडीशन धीरे 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 वार्म हो रही होंगी, और फिर ये वार्मर कंडीशंस। तो प्लेस्टोसीन का जो पीरियड है इसमें आप देखोगे, प्लेस्टोसीन के पीरियड में दोस्तों यू विल फाइंड कि यहां पर बहुत ही मैमोथ एनिमल्स एग्जिस्ट कर रहे थे। यू विल फाइंड कि इस पर्टिकुलर पीरियड में बहुत ही मैमोथ एनिमल्स, मैमोथ मतलब बड़े बड़े जानवर, मैमोथ एनिमल्स एग्जिस्ट करते थे, मैमोथ एनिमल्स, ठीक है, मैमोथ एनिमल्स एग्जिस्ट कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फोटो में दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार के मैमोथ एनिमल्स हैं। आप एलिफेंट्स को देखिए, राइट, आपको दिख रहा है कैसे यहाँ पर बड़े बड़े ही एलिफेंट्स होते थे, और कैसे ये पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी जमीन है वो बर्फ से ढकी हुई है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से मैमोथ एनिमल्स एग्जिस्ट कर रहे थे प्लेस्टोसीन पीरियड में, प्लेस्टोसीन पीरियड में, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंजेस हुए। आज जो पीरियड है उसको हम लोग बोलते हैं होलोसीन पीरियड, होलोसीन पीरियड, और आज ये वार्मर कंडीशंस यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया, क्लियर है। दिस इज द बेसिक्स अबाउट ये जानने के लिए कि होलोसीन क्या होता है। तो प्लेस्टोसीन क्या है, ये वो पीरियड है जो इस 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक चला, और यहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस ठंडी थी और बड़े मैमोथ एनिमल्स मिलते थे। लेकिन जैसे अब वार्मर कंडीशंस आएंगी तो सोचिए, जब कंडीशन वार्मर हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, बर्फ पिघलेगी, और जब भाई वार्मर कंडीशंस, बर्फ पिघलेगी, गर्मी बढ़ गई, बर्फ पिघलेगी तो नदियां बनेंगी, और जब नदियां फ्रेम बनेंगी तो जाहिर सी बात है कि ग्रासलैंड्स उगेंगी, घास फूस आ जाएगी, और घास फूस को खाने वाले जानवर पनपने लगेंगे, डियर हैं, एंटीलोप्स हैं, ये सारे जानवर आएंगे, राइट, और धीरे धीरे पूरा माहौल ही बदल जाएगा। यही पूरी स्टोरी को हमें समझना है, कैसे ये माहौल धीरे धीरे चेंज हुआ है। यहां तक बात आपको होपफुली समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतनी बातें यहां पर समझ में आ गई, होपफुली ये आपको जो एडीबीसी का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। अब बात ये है दोस्तों कि ये जो हम लोग यहां पर चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, समझना पड़ेगा कि पहले इंसान जो है पहले इनिशियली कहां रहता होगा।
देखिए ये बात ध्यान रखिएगा कि जब इंसान कहीं भी पूरी अर्थ पे कहीं सबसे पहले मिलता है तो अफ्रीका में मिलता है, ठीक है, अफ्रीका में मिलता है। और हमें जो वहां पर जो एनिमल जो वहां पर जो वो लोग मिले, ठीक है, देवर होमो इरेक्टस, क्या बोलते हैं उनको, होमो इरेक्टस, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि हम बोलेंगे भाई ये मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि हाँ ये हमारा इंडिया है, ठीक है, फिर इसके बाद ये पाकिस्तान हो गया, फिर ये इसके बाद ईरान हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका सऊदी अरेबिया वाला हो गया, ठीक है, फिर ये आपका अफ्रीका वाला पार्ट हो गया, ठीक है, फिर ये अफ्रीका वाला पार्ट हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं साहब कि यहां से समवेयर, यहां से ये जो एनिमल्स या इंसान जो है वो मिलना शुरू करते हैं, एंड वी गेट होमो इरेक्टस। ये क्या है सर, व्हाट इज होमो इरेक्टस? बेसिकली आप देखोगे तो ये बेसिकली टाइप ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, इनको बोला जाता था ह्यूमंस, होमो इरेक्टस, ठीक है। ऐसे आप देखोगे होमो सेपियंस होते थे, ठीक है, होमो सेपियंस ये नाम है, इंसान की प्रकार की, ह्यूमंस की वैरायटी है ना। कुछ को क्या बोलते थे, किसी किसी पहले क्या होते थे, हाथ बड़े बड़े, है ना, ऐसे समझ लो लंबे लंबे हाथ हैं, ऐसे कर देंगे तो भाई कैमरा के अंदर घुस जाए पता ना हाथ, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसका हेड है वो लोग फ्लैट रहता हो, चपटा सर हो, है ना, इस प्रकार का था। तो बट क्या इंसान थोड़ा झुक के चलता था पहले, है ना। तो डिफरेंट प्रकार के इंसान थे, लेकिन जो अपराइट इंसान खड़ा हो गया, ठीक है, देन यहां से हमको देखने को मिला कि भाई होमो इरेक्टस जो है वो यहां से निकलना शुरू करते हैं और अफ्रीका से फिर वो लोग फैलना शुरू करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में ये अर्थ के पहुंचेंगे। ऐसे ही आप देखोगे दे रीच इंडिया, इंडिया पहुंचते हैं। और आप देखोगे कि इंडिया में एक नदी है जहां बहती है, दैट इज नर्मदा, ठीक है, यहां पर बहती है नदी, दैट इज नर्मदा। और नर्मदा रिवर के अराउंड, ये नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर है, और इस नर्मदा रिवर के अराउंड यू विल फाइंड, नर्मदा रिवर के अराउंड यू विल फाइंड कि यहां पर इंसान रहना शुरू करेगा, ठीक है। तो स्टोन एज में हमें ये देखने को मिलेगा, जब हम स्टोन एज पढ़ने जा रहे हैं आज, उसमें देखने को मिलेगा इंसान नर्मदा रिवर के अराउंड जो है वो रह रहा है, ठीक है, ये बात क्लियर है, इंसान नर्मदा रिवर के अराउंड जो है वो यहां पर रह रहा है, राइट। और कहां पर रह रहा है साहब, और कहां पर आप देखोगे यहां पर सुलेमान और किरथार रेंजेस मिलेंगी, ठीक है, सुलेमान किरथार रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा इंसान यहां पर भी रहने लग गया, ठीक है। तो अलग अलग जगह जो है इंसान धीरे धीरे सेटल्ड हुआ। फिर आप देखोगे कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इंसान इंडस वैली के अराउंड भी रहना शुरू करेगा, ठीक है, इंडस वैली यहां पर मिलेगी आपको, इंडस नदी के किनारे इंसान बसना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे इंसान के घर बदलते रहे, ठीक है, पहले वो कहीं और रह रहा था, क्लाइमेटिक कंडीशंस बदली तो उसका घर बदल गया, ठीक है, फिर उसका कुछ और घर हो गया। तो इंसान, जाहिर सी बात है, जैसे आज हमारा भी है, हम भी अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस, हम भी अपने नॉट क्लाइमेट, हम अपनी कोई भी कंडीशन के हिसाब से अपनी चीजों को बदलते रहते हैं। वैसे ही उस वक्त का इंसान था कि जब प्लेस्टोसीन पीरियड चल रहा है तब इंसान किसी और तरीके से रह रहा है, जब थोड़ा सा कंडीशन डिफरेंट हो गई, थोड़ा नदियां जो है फॉर्म होने लगी, बर्फ पिघली तो नदी बन गई, तो इंसान नदियों के आसपास रहने लग गया, है ना, पहले ऐसा नहीं रहता था। तो ये सब चीजें यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात ये आई कि इंसान यहाँ पर बैठा है या यहाँ बैठा है, तो ये इंसान मूव क्यों किया, ये इंसान मूव क्यों किया, चलना क्यों ना क्यों मूव किया, आराम से बढ़िया नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे थे, यहाँ पर जिंदगी चली रही थी ना, तो ये मूव क्यों किया? देखो मूव करने कई सारे रीजन हैं। एक रीजन ये हो सकता है मूव करने का कि भाई ये जो लोग थे अपने खाने पीने के लिए शिकार करते थे, क्योंकि उस वक्त देखो खाना पकाना वगाना तो सिनेरियो था नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई हक्का नूडल्स और जो है आपको बढ़िया यहाँ पर जो है चिली पनीर मिल रहा है, ऐसा तो मिल नहीं रहा है। तो इंसान हंटिंग करता था, इंसान फूड गैदरिंग कर रहा है, जानवरों को मार के खा रहा है, फूड गैदरिंग कर रहा है, पत्तियां तोड़ लाया, कुछ कर लाया। तो ये सब चीजें करने के लिए क्या हुआ, जब उसके जानवर मूव किए तो उन जानवरों का पीछा करना पड़ा उसको, क्योंकि जानवर मूव कर रहे हैं तो इंसान को उन जानवरों को फॉलो करना पड़ा। तो जब जानवर मूव किया तो इंसान को मूव करना पड़ा, ठीक है। कभी कभी क्या इंसान जो है कोई रिलीजियस पर्पज से मूव करना शुरू करता है, ठीक है, कभी कभी इंसान जो है मतलब इन सर्च ऑफ फूड वो मूव करेगा। अल्टीमेटली जो मेन सिनेरियो था वो फूड था। कभी कभी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई तो उसको वो जगह छोड़नी पड़ गई, तो इंसान मूव किया। तो इंसान जो है टाइम टाइम पे मूव करता रहा। अब यहां पर हमको ये जो इंसान मूव किया, उसने हंटिंग करी, फूड गैदरिंग करी, वो सब एक कहानी वो बुन रहा था, है ना, वहीं से ह्यूमंस के इवोल्यूशन की कहानी शुरू होती है। और ये सब कहानियां कैसे पता चलती है हमको, हमने जब एक्सकवेशंस किया तब हमको पता चला। हमको मैन्यूस्क्रिप्ट्स के थ्रू पता चलती है। कैसे पता चलती है हमको, ये सब मूवमेंट हुआ, ये सब कैसे पता चल रहा है हमको, मैन्यूस्क्रिप्ट्स के थ्रू पता चल रहा है। व्हाट आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स? मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब जो चीजें मैनुअली लिखी गई हैं, हाथ से लिखी गई है ना, मैनुअली रिटन। तो ये कहां पर लिखी जाती थी, मैनुअली लिखी गई है, मैनुअली रिटन। लेकिन कहां पर लिखी जाती थी, जैसे फॉर एग्जांपल देखोगे पाम लीव्स पे लिख दी जाती थी, पाम लीव्स, है ना, पाम के पत्तों पे आपने लिख दिया। जैसे ट्री का जो लकड़ी का पार्ट होता है ना, बर्च ऑफ अ ट्री, तो उस पे अपन ने लकड़ी पे लिख दिया, कुछ कुछ चीजें अपन ने गुदवा दी, है ना, होता है ना, चौक से आप लिख देते हैं कि संगीता आए
दिस है ना, बहुत मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, वट एवर इट इज। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमको इससे पता चलता है, राइट। ऐसी हमको पता चलती हैं चीजें इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। मैंने आपको ऑलरेडी बताया इंस्क्रिप्शन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि वी हैव एन इंस्क्रिप्शन कॉल्ड एज कांधार इंस्क्रिप्शन, ठीक है, आपको ये कांधार इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, कांधार इंस्क्रिप्शन, राइट। तो ऐसे इंस्क्रिप्शन हमको मिलते हैं, है ना, अशोका ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन करवाए, ठीक है, एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारे इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है कि उस वक्त के राजा महाराजा क्या कर रहे थे। तो हिस्ट्री हमको यहां से फ्रेम होती हुई मिलती है, ठीक है। अब बात यह है कि क्या अभी हमको इंस्क्रिप्शन स्टोनेज में मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हमें कैसे पता चला इस पीरियड के बारे में? आप तो कह रहे सर कुछ लिखते नहीं थे इंसान, यस, तो ये स्टोन एज कहलाती है ना, इसको बोलते हैं हम लोग स्टोन एज, समझिएगा इस बात को, हम लोग उसको बोलते हैं स्टोन एज। नाउ प्लीज सी, वी कॉल इट एज व्हाट, वी कॉल इट एज स्टोन एज। प्लीज हेडिंग डाल दीजिएगा स्टोन एज, हेडिंग डाल दीजिएगा स्टोन एज, ठीक है। आई होप कहानी आपको समझ में आ रही होगी कि हम क्या कर रहे हैं। हम बेसिकली समझना चाह रहे हैं कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। अब समझिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, स्टोन एज की बात कर रहे हैं। स्टोन एज क्यों कहा जा रहा है इसको, व्हाई इट इज कॉल्ड स्टोन एज? इसको स्टोन एज इसलिए कह रहे हैं बिकॉज हमें जो भी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर पीरियड में मिल रही है वो पत्थरों के थ्रू मिलती है। इंसान जिस प्रकार के पत्थर यूज कर रहा था हमको उससे पता चलता है, ठीक है। तो उसको यहां पर हम लोग स्टोन एज कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं, ठीक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड स्टोन एज, मैं आप लोगों को ना यहां पर आई विल ट्राई कि मैं आपको पहले एक आउटलाइन दे दूं कि कैसे हमारी एंशिएंट हिस्ट्री यहां पर चलने वाली है, ठीक है, कैसे हमारी एंशिएंट हिस्ट्री यहां पर चलने वाली है। एक ब्रॉड आउटलाइन जो है वो यहां पर आप लोग ले सकते हैं, सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर रहे, है ना, कैसे कैसे हमारी जो स्टोरी है वो अनवील यहां पर होती जाएगी, ठीक है। जरा इसको गौर से समझिएगा। देखिए अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, स्टोन एज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, स्टोन एज। और इस स्टोन एज के अंदर मैं आपको दो चीजें पढ़ा रहा हूं, एक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दिस इज जो अभी चल रहा है, दैट इज योर मैं कह सकता हूं पैरेलिथिक अभी पढ़ाऊंगा, मीजोलिथिक पढ़ाऊंगा, न्यूलिथिक पढ़ाऊंगा, तो ये स्टोन एज हो गया। इसके बाद हम देखेंगे, चलो मैं दो क्या इसको एक ही कर देता हूं, है ना, मैं आपको स्टोन एज पढ़ा रहा हूं। तो स्टोन एज को हम लोग डिवाइड करेंगे यहां पर तीन पार्ट्स में, ठीक है, तीन पार्ट्स। एक पार्ट होगा पैलियोलिथिक, क्या होगा ये सब मैं आगे बताऊंगा। तो पहला फेज क्या हो गया, स्टोन एज हो गया, यानी कि हमको इंसान के बारे में कैसे पता चल रहा है, स्टोन के थ्रू पता चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो पहला मेटल इंसान को जिसके बारे में जानकारी मिलती है वो है आपका कॉपर, उसको बोलेंगे हम लोग कॉपर, ठीक है। तो ये दिस इज कॉल्ड एज कॉपर एज, क्या बोलेंगे इसको, कॉपर एज बोलेंगे। यानी कि इंसान अब कॉपर का इस्तेमाल करने लग गया। अभी तक उसको कॉपर की जानकारी नहीं है, उसे पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ, मैं आपको बताऊंगा कहानी, कि फिर वो कॉपर का इस्तेमाल करने लग गया, ठीक है। फिर आप देखोगे कॉपर के बाद इंसान जो है वो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करने लग जाता है, ये ब्रॉन्ज एज आ जाती है, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कर रहा है। और फिर धीरे धीरे देखोगे इसके बाद जो इंसान है उसको आयरन की नॉलेज हो गई, अब वो आयरन का इस्तेमाल कर रहा है। तो इस प्रकार से एक ब्रॉड आउटलाइन यहां पर आपको मिलेगी। पहले हम लोग अभी इतना ही देखेंगे, ताकि जब इतना समझ जाएंगे फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ये कहानी है किस प्रकार से इंसान, पहले उसको पत्थर की जानकारी थी सिर्फ, तो उसने स्टोन एज, यहां पर स्टोन एज शुरू होता है, हम देखेंगे वो पत्थरों के थ्रू क्या क्या चीजें करेगा। फिर जब उसको कॉपर की जानकारी हुई तब उसने क्या चेंजेस किए लाइफ में अपने, फिर उसके बाद उसको ब्रॉन्ज की जानकारी हो गई, फिर उसके बाद उसको आयरन की जानकारी हो गई। इस तरह से धीरे धीरे इंसान का एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ना, हमें पहले क्या था, हमें पहले जानकारी थी कि भैया कुछ समथिंग कॉल्ड एज सीडी, है ना, सीडीज होती थी, डीवीडीज होती थी, राइट। फिर हमको पता चला अच्छा साहब सीडी डीवीडी का हमने कहा पेन ड्राइव भी होती है ना। पेन ड्राइव के बाद हमको पता चला अरे पेन ड्राइव नहीं, अब तो भाई क्या होता है कि बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव्स भी आती हैं। हार्ड ड्राइव भी नहीं, अब तो भैया क्या हार्ड ड्राइव में कौन सेव करेगा, एक काम करो क्लाउड पर डाल दो, राइट। तो ये इवोल्यूशन है ना, ये इवोल्यूशन है, कैसे हमने धीरे धीरे इवॉल्व किया। पहले व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड होता था, फिर धीरे धीरे इंसान को नॉलेज मिली, उसने व्हाइट बोर्ड बनाया, फिर उसको इंफॉर्मेशन मिली व्हाइट बोर्ड के बाद उसने स्मार्ट बोर्ड बना दिया, राइट। अब आप देखोगे कि भाई पहले क्या होता था, टीवी, वैसे वाले टीवी होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो धीरे धीरे इंसान प्रोजेक्टर तक आ गया है, प्रोजेक्टर तक उसको पता है ना, एलईडी बनाता है। तो ये इवोल्यूशन है। वैसे यहां पर ये इवोल्यूशन की स्टोरी है कि पहले इंसान पत्थरों का इस्तेमाल करता था, उस पत्थरों के इस्तेमाल से उसने कैसे अपनी लाइफ को वहां से वहां बनाया, फिर कॉपर का इस्तेमाल किया, फिर ब्रॉन्ज और फिर आयरन एज, ठीक है। जब हम यहां तक पढ़ लेंगे उसके बाद में इसकी आगे की कहानी आपको यहां पर बताऊंगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। पॉसिबली अगली क्लास में इसको हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम बात कर रहे थे स्टोन एज की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं स्टोन एज की, ठीक है। चलिए स्टोन एज की बात कर रहे हैं, राइट। आइए, तो स्टोन एज में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस पीरियड को हम लोग यहां पर डिवाइड कर रहे हैं, किसमें, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तीन पार्ट्स में। जरा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज समझते चलिएगा ना, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों
पैलियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं इसको? पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। दूसरा वाला पार्ट होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं मीजोलिथिक एज। क्या बोलते हैं इसको? मीजोलिथिक एज। और तीसरा वाला पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं, we call it as नियोलिथिक एज। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? नियोलिथिक एज। ठीक है, अब इसके मतलब को समझते हैं। इट इज वेरी सिंपल, है ना, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। देखिए बेसिक बातें हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देखो पैलियो का मतलब क्या हो गया? पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। नियो का मतलब क्या होता है? न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है? न्यू। तो पैलियोलिथिक में आप देखोगे इसको हम लोग बोलते हैं पैलियो, है ना, यानी कि इट इज कॉल्ड एज ओल्ड, या इसको कह सकते हैं हम लोग ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड, लिथिक मतलब क्या होता है? स्टोन। तो इट इज कॉल्ड एज ओल्ड स्टोन एज। इट इज कॉल्ड एज ओल्ड स्टोन एज। मीजोलिथिक में क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल स्टोन एज। इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज। न्यूलिथिक में क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं न्यू स्टोन एज। हम लोग क्या बोलेंगे? न्यू स्टोन एज। पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, बेसिक बेसिक बातें हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि सर हम लोग कहां से कहां तक पैलियोलिथिक एज को मानते हैं। देखिए टाइम पीरियड देखिएगा, वेरी कर सकता है किताब में, तो बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। पैलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है दोस्तों, वो आपको देखने को मिलेगा कहां से? 5 लाख बीसी से। कहां से? 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। ये जो टाइम पीरियड चला, ये पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड था। अब ऐसा इंसान क्या करता था इसमें, वो हम लोग देखेंगे भी आगे चल के। अभी टाइमलाइन लिख लीजिए, समझ में आ रहा है ना? मैं आपको बता रहा था, देखो पैलियोलिथिक एज कहां से शुरू हो रही है, ये देखिए आप, ये देखिए, मैं आपको टाइमलाइन बता रहा था। देखिए अब कहां से 2 लाख से पीछे लगाइए, 5 लाख से, 5 लाख से। तो 5 लाख के आसपास तो हम जानते ही नहीं हो। मैंने क्या था, प्लेस्टोसीन कहां से शुरू हो रहा है भाई? ये देखो, मैंने कहा कि प्लेस्टोसीन पीरियड कहां से शुरू हो रहा था? याद करिए, प्लेस्टोसीन पीरियड सर शुरू हो रहा है, आपने बताया 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी। भाई सर 20 लाख बीसी से 20 लाख बीसी, 20 लाख बीसी से प्लेस्टोसीन पीरियड स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है? ठंडी है। मैंने क्या बताया अभी आपको? पैलियोलिथिक कहां से शुरू हो रहा है? 5 लाख बीसी से। यानी कि मान लीजिए 20 लाख बीसी, 10 लाख बीसी, 5 लाख बीसी, यहां से मान लीजिए। तो 5 लाख बीसी से क्या हो रहा है? यहां से शुरू हो रहा है हमारा पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड, ये बात समझ में आ रही है? पर क्लाइमेटिक कंडीशंस चली रही है, ये पैलियोलिथिक एज हो गई। ये प्लेस्टोसीन पीरियड है, ये ठंडा चल रहा है। कहां तक चलेगा ये पीरियड? प्लेस्टोसीन कहां तक चलेगा भाई? प्लेस्टोसीन कहां तक चलना है? प्लेस्टोसीन चलना है सर 20 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी। तो यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस ठंडी तो है ही, क्लाइमेटिक कंडीशंस तो ठंडी है ही, यहां से लेकर यहां तक में। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि पैलियोलिथिक पीरियड यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है, पैलियोलिथिक पीरियड यहां से शुरू हो रहा है 5 लाख बीसी से। यानी इंसान जब पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू करता है, वो 5 लाख बीसी के आसपास से कर रहा है। उससे पहले भी देखिए यहां पर प्लेस्टोसीन पीरियड है, यानी कि धरती एग्जिस्ट कर रही थी और ठंडा एटमॉस्फेयर यहां पर चल रहा था। क्लाइमेटिक कंडीशंस वेर वेरी कोल्ड। इतनी बात समझ में आ रही है? तो पैलियोलिथिक पीरियड आप देखोगे, प्लेस्टोसीन पीरियड कहां से कहां तक है दोस्त? प्लेस्टोसीन पीरियड कहां से कहां तक है? प्लेस्टोसीन पीरियड कहां से कहां तक है सर? प्लेस्टोसीन पीरियड 20,000 से लेकर 20 लाख से लेकर 10,000 तक है, 20 लाख से लेकर 10,000 तक है। इसका मतलब सर 20 लाख आधा क्या हुआ? 10 लाख, फिर उसका और 5 लाख, फिर जीरो। यानी कि ऐसा ले सकते हैं क्या? ऐसा ले सकते हैं क्या सर? 20 लाख, सर 10 लाख, सर 10 लाख बीसी, सर फिर उसके बाद सर 20 लाख, ऐसा करो 20 लाख, सर फिर 15 लाख आया होगा, फिर सर 10 लाख आया होगा, फिर 5 लाख आ रहा है। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? यानी कि जब आप देखो प्लेस्टोसीन ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, 5 लाख, फिर हम देखेंगे 1 लाख बीसी, 1 लाख बीसी आ रहा है, 1 लाख बीसी आ गया सब, 1 लाख बीसी आ गया। यानी कि 20 लाख बीसी से 1 लाख बीसी में, तो यू आर फाइंडिंग कि हाँ सर एक फेज ये हो गया 25%, फिर 25%, फिर 25% और 25%। तो आप समझ पा रहे होगे। और फिर 1 लाख से 10,000 बीसी आप समझ पा रहे हो कितना टाइम पीरियड है। कुल मिलाकर जो मैं बताना चाह रहा हूं कि पैलियोलिथिक पीरियड भी आप समझो 5 लाख बीसी से अगर शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब प्लेस्टोसीन पीरियड का मेजॉरिटी पीरियड निकल चुका है। ऑलमोस्ट ठंडा ग्लेशियल पीरियड जो है वो निकल चुका है। कोल्डर क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑलमोस्ट निकल रही हैं।
5 लाख बीसी पे आ गया होगा। यानी कि अब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू होंगी। राइट, इतना तो मानते हो ना कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस यहां पर होंगी या यहां पर होंगी, जितना ठंडी, उतना ठंडी 5 लाख पे तो नहीं होगा। राइट, जो 20 लाख साल पे होगा 5 लाख साल पे तो नहीं होगा भाई। 15 लाख साल का फर्क हो चुका है, 15 लाख साल का फर्क है। ये छोटा मोटा साल नहीं, आपको देखने में लग रहा होगा अरे हो गया, 15 लाख साल का फर्क है। तो 20 लाख से लेकर 5 लाख बीसी। अब भाई 5 लाख बीसी आ गया तो प्लेलियोलिथिक पीरियड चल रहा है, यानी कि प्लेस्टोसीन पीरियड तो अभी भी है, लेकिन हाँ कुछ कुछ क्लाइमेटिक थोड़ा सा तो थोड़ा था गर्म तो होना शुरू हुआ होगा। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत गर्म, या मैं गर्म वर्ड नहीं यूज करूंगा, कहूंगा जितना ठंडा यहां था उतना ठंडा यहां तो नहीं होगा। इतनी बात तो सर हमें समझ में आ ही रही है, बिल्कुल सही बात है ना, इतनी बात सर समझ में आ गई हमको। तो बेसिकली आप देखिए पैलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख से 10,000 साल बीसी तक का है। ठीक है, यानी कि अभी भी कोल्डर कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो मीजोलिथिक पीरियड को अगर हम देखेंगे तो मीजोलिथिक पीरियड सर चलता है 10,000 बीसी से, हम इसको ले चलते हैं टिल 4,000 बीसी तक, मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये क्या है, मीजोलिथिक, ये एक ट्रांसफॉर्मिंग फेज है। पैलियोलिथिक 10,000 बीसी, फिर न्यूलिथिक, लेकिन बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज है दैट इज 4,000 बीसी। क्यों ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग फेज बोल रहे हैं? क्योंकि देखो न्यूलिथिक फेज कहां से शुरू हो रहा है, देखिएगा ये शुरू हो रहा है साहब 9,000 बीसी। अरे सर ये कैसे पॉसिबल है? 9,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक का, ये कैसे पॉसिबल है सर? है ना, वैसे कायदे की बात है कि 5 लाख से 10,000 है, 10,000 से 4,000 हुआ, 4,000 से 1,000 होना चाहिए था, लेकिन आप 9,000 क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मैंने क्या बताया, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। यानी कि मान लीजिए इंडिया में ऐसे समझिएगा, भारत में, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कि इंडिया में मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए भारत के अंदर आपको अब कुछ आपको साइट्स मिल रही हैं जहां पर पैलियोलिथिक लोग रहते रहे होंगे, है ना, यहां पर पैलियोलिथिक है, यहां पैलियोलिथिक है, यहां पैलियोलिथिक, यहां पैलियोलिथिक के लोग रह रहे हैं, यहां पर पैलियोलिथिक लोग रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, अब कुछ साइट्स कुछ जगह ऐसी थी पैलियोलिथिक एज की जो क्या हुआ, मीजोलिथिक में कन्वर्ट हो गई। मैंने माना कि वो किसमें हो गई होंगी, ऑरेंज से कर देता हूं, ऑरेंज। ठीक है, तो वो क्या हुआ, मीजोलिथिक में कन्वर्ट हुई। लेकिन कुछ साइट ऐसी थी, वो अभी देखो 4,000 बीसी तक मीजोलिथिक चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसा था कि 10,000 के बाद 9,000 बीसी, यानी कि मीजोलिथिक एज बहुत कम पीरियड के लिए वहां रहा। और हो सकता है वो साइट जो पैलियोलिथिक थी फिर मीजोलिथिक हुई, इमीडिएटली वो न्यूलिथिक भी हो गई होगी, वो न्यूलिथिक हो गई, है ना। कुछ साइट्स हैं जो आप देखोगे न्यूलिथिक हुई फिर न्यूलिथिक हो गई, मतलब पैलियोलिथिक से न्यूलिथिक हो गई। तो यहां पर जो बताया जा रहा है कि भाई कुछ कुछ साइट्स ऐसी थी जो 10,000 बीसी के बाद मीजोलिथिक फेज में थी। देखो ये फेज कैसे पता चलेगा, कुछ कुछ क्वालिटीज फर्क होंगे, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफरेंट होंगे, है ना। जैसे आप यहां देखोगे तो यहां डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल हो रहा होगा, यहां आप देखोगे तो डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल हो रहा होगा, यहां आप देखोगे तो डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर आप देखोगे इंसान न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन कहते हैं, इंसान खेती करना शुरू कर चुका है, बहुत सारे क्रॉप उगा रहा है, ये सारे यहाँ पर चीजें आने लग जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर आप देखोगे क्या फर्क आ रहा है, तो पहले पैलियोलिथिक था, फिर मीजोलिथिक, कुछ कुछ जगह मीजोलिथिक रहा होगा, कुछ कुछ जगह पैलियोलिथिक से मीजोलिथिक हुआ, वही 10,000 साल, और एक आध हजार साल में ही वो साइट न्यूलिथिक में कन्वर्ट हो गई। लेकिन कुछ साइट मीजोलिथिक की थी जो कंटिन्यू रही, वहां पर ऑरेंज रहा, वहां पर मीजोलिथिक 4,000 साल तक चलता रहा। जो साइट्स मिली वहां पर लोग 4,000 साल तक वही फीचर इस्तेमाल कर रहे थे, वही फीचर में रह रहे थे। तो ये फर्क है यहाँ पर, होपफुली इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन इसमें एक बात जो आपको गौर करने वाली है वो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि पैलियोलिथिक एज को, इसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में और। ठीक है, यानी कि इस फेज को हम लोग 3 पार्ट्स में और डिवाइड कर देते हैं। इसको मैं डिवाइड करूंगा 3 पार्ट्स में। क्या क्या 3 पार्ट्स होंगे दोस्तों, देखिए एक होगा, इसको बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक। क्या बोलते हैं इसको, लोअर पैलियोलिथिक। समझिएगा, इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, यानी इस टाइम पीरियड को और तोड़ दूंगा मैं। फिर आएगा आपका मिडिल पैलियोलिथिक, फिर उसके बाद आएगा आपका अपर पैलियोलिथिक। ये बात समझ में आ रही है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब जरा समझिए इसके टाइम पीरियड को गौर करते हैं। देखिए लोअर पैलियोलिथिक कहां से शुरू होगा, 5 लाख से होगा। ठीक है, कहां तक जाएगा, लोअर पे, देखो हमें 10,000 तक खत्म करना है, तो लोअर पैलियोलिथिक का टाइम 5 लाख से शुरू हो रहा है, ये जाएगा टिल 50,000 बीसी तक, 50,000 बीसी तक। ठीक है ना, 50,000 बीसी तक। मिडिल पैलियोलिथिक का टाइम जाता है बेटा 50,000 से लेकर 40,000 बीसी तक, 40,000 बीसी तक। ठीक है,
और जो आपका अपर पैलियोलिथिक है वो जाएगा 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे मैंने बस इस पैलियोलिथिक एज को डिवाइड कर दिया, लोअर, मिडिल और अपर, लोअर, मिडिल और अपर। ये बात समझ में आ रही है? इज दिस पॉइंट क्लियर? देखो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना, बस दादा इस चक्कर में मत पड़ना कि सर ये याद करना है क्या, इतना याद नहीं करना है, बस देखते रहो, बार बार देखोगे तो थोड़ा दिमाग में छप जाएगा, है ना। इसका टाइम पीरियड क्या, थोड़ा थोड़ा बहुत टाइम पीरियड ध्यान नहीं देना है कि हाँ इसका एग्जैक्ट, हो सकता है किताबों में आपको कहीं डिफरेंट मिल जाए, 5 लाख से 1 लाख बीसी मिले आपको, हो सकता है ये भी हो सकता है कि आपको 5 लाख से 1 लाख बीसी मिल जाए, आर.एस. शर्मा एनसीईआरटी मिल जाए, ठीक है, बट मैं ले रहा हूं 50,000। अब इतने सालों में जहां हम बात कर रहे हैं 5 लाख बीसी, 5 लाख बीसी साल पहले, 5 लाख, 1 साल, 2 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल, 1 लाख साल, 2 लाख साल, 5 लाख साल, हम इतना पुरानी बात कर रहे हैं, तो कितना बड़ा टाइम पीरियड होगा ये, लोअर पैलियोलिथिक कितने लंबे समय तक चला होगा। आप देखिए पैलियोलिथिक का भी जो मैक्सिमम पीरियड है वो लोअर साइड में ही रहा, लोअर, यानी कि हम यहां देख रहे हैं कि साहब प्लेस्टोसीन पीरियड तो चल ही रहा है ना। प्लेस्टोसीन कहां से चल रहा था, 20 लाख से, तो प्लेस्टोसीन चल रहा है, प्लेस्टोसीन चल रहा है, और प्लेस्टोसीन खत्म कहां हो रहा है, प्लेस्टोसीन खत्म यहां हो रहा है, ये यानी कि अपर पैलियोलिथिक में। ये बात क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, यहां पर खत्म हो रहा है, यानी कि सर यहां पर भी प्लेस्टोसीन चल रहा है, ये पूरा जो पीरियड है ये हमारा प्लेस्टोसीन का पीरियड होगा। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग बोल दो, यस और नो, हाँ यस सर, यस और नो, यस सर, बात समझ में आ रही है? प्लेस्टोसीन का पीरियड है, प्लेस्टोसीन का पीरियड है। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है ना। तो ये प्लेस्टोसीन का चल रहा है, लेकिन इसके बाद ही क्या होगा सर, यहां पर चीजें टूटेंगी, और इसके बाद जो पीरियड हो रहा है मीजोलिथिक, यहां से गर्मी शुरू हो जाएगी, वार्मर कंडीशन स्टार्ट हो जाएंगी। यस, तो इसके बाद जो पीरियड स्टार्ट होगा वो हम देख रहे हैं सर, वो हमारा थोड़ा सा वार्मर कंडीशन होंगी, वो हमारी सर वार्मर कंडीशन होंगी, तो आप देख ही रहोगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये बात कंटिन्यू हो गया, आपका दिमाग में आ गया? ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया। तो प्लिस्टोसीन पीरियड खत्म हो रहा है 10,000 बीसी के आसपास, 10,000 बीसी, और कहां से चल रहा है, 5 लाख बीसी से। हम तो देख रहे हैं भाई कहां, 20 लाख बीसी, सॉरी 20 लाख बीसी से प्लिस्टोसीन चल रहा है, हम देख रहे हैं खाली 5 लाख बीसी से। तो देखो लोअर पैलियोलिथिक का भी बहुत लंबा समय प्लिस्टोसीन पीरियड में, यानी कि ठंडा कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस यहां पर बन रही है। आई होप ये बात आपको इतनी समझ में यहां पर आ गई, क्लियर है? मैं थोड़ा इसमें आपको ज्यादा समय दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा एक बात और जानिएगा कि इसी के बाद 10,000 बीसी के बाद ही क्या हुआ, यहां पर सब वार्मर कंडीशंस आना शुरू हो गई। इसके बाद ही हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, वार्मर कंडीशंस एग्जिस्ट होना शुरू हो जाएंगी, वार्मर कंडीशंस आ जाएंगी, और इंपॉर्टेंटली ये पीरियड हमारा होलोसीन हो जाएगा। जो अभी तक प्लेस्टोसीन था, अब वो यहां से क्या होगा, होलोसीन शुरू हो जाएगा, वार्मर कंडीशंस आने लग जाएंगी, और इंपॉर्टेंटली यहां पर इंसान का फॉर्म चेंज हो जाएगा। आप देखोगे कि यहां पर हमें मॉडर्न ह्यूमन देखने को मिलेंगे। अब यहां से हमको मॉडर्न ह्यूमंस देखने को मिल जाएंगे, मॉडर्न ह्यूमन, जैसे आज के ह्यूमन हैं तो हमें अब मॉडर्न ह्यूमन देखने को मिलते हैं, ठीक है। कॉल्ड एज होमो सेपियंस, क्या बोलते हैं इनको, होमो सेपियंस बोलते हैं, होमो सेपियंस। ये बात समझ में आ गया? इज दिस पॉइंट क्लियर, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये बात क्लियर हो गया, होमो सेपियंस, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग हमें यहां से देखने को मिलते हैं, ठीक है, आज के जैसे ह्यूमन बीइंग से उस हिसाब से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अब हम जो यहां पर पढ़ने जा रहे हैं ना, चाहे पैलियोलिथिक हो, चाहे मेसोलिथिक हो, चाहे नियोलिथिक हो, हम इनको कुछ पार्ट्स में, कुछ यहां पर हम कैटेगरीज में इसे कवर करेंगे। चलिए देखिए, मैं आपको ना यहां पर कवर करने जा रहा हूं, और इस पर्टिकुलर डायग्राम को आप लोग प्लीज 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 इसको बना सकते हैं, और मैं थोड़ा सा इसको आप लोग थोड़ा रफ करके, मतलब फेयर करके बनाइएगा, ठीक है। पहला चीज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लाइमेट, इनका क्लाइमेट कैसा था, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं किसकी, अभी हम बात करने जा रहे हैं पैलियोलिथिक की, सिर्फ बात कर रहे हैं पैलियोलिथिक की, ठीक है। तो लोअर पैलियोलिथिक में कैसा टाइम पीरियड था, लोअर पैलियोलिथिक में क्या था, लोअर पैलियोलिथिक में क्या था, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे साहब कि सर इसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक में कैसा सिनारियो था, मिडिल पैलियोलिथिक में कैसा सिनारियो था, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां पर हमारी बात जो होगी वो किसकी होगी, वो होगी मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, क्या बोलेंगे इसको, अपर पैलियोलिथिक। तो आइए पहले हम लोग डिस्कस जो करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को, यानी कि पैलियोलिथिक को। इस पीरियड में यानी कि लोअर, मिडिल और पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक में क्या चल रहा है।
बात समझ आ रही है? तो जब मैं इसको डिस्कस करूंगा तो आई विल डिस्कस बेसिकली व्हाट, आई विल डिस्कस द क्लाइमेट, ठीक है, कैसा क्लाइमेट था। उसके बाद क्लाइमेट के बाद आई विल डिस्कस विद यू सर्टेन साइट्स, सेटलमेंट्स। मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कुछ सेटलमेंट्स को, कहां कहां लोग रहना शुरू करते हैं, कुछ सेटलमेंट्स को यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेटलमेंट्स के बाद we will discuss about their occupation, वो काम क्या कर रहे हैं, and then उसके बाद we will discuss about what, we will discuss about their tools, हम उनके टूल्स के यहां पर बात करेंगे, ठीक है। यही 4 चीज में हमें ये पढ़ना है। लोअर पैलेलिथिक के लोगों के समय, जब लोअर पैलेलिथिक का टाइम पीरियड था, तो उस वक्त क्लाइमेट कैसा था, उनका सेटलमेंट कहां कहां रहते थे वो लोग, वो ऑक्यूपेशन क्या करते थे, काम क्या करते थे, और किन टूल्स का वो इस्तेमाल करते थे। दैट इज इट, यही चीज हमको यहां जाननी है, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इस प्रकार का चार्ट्स को यहां बना ले। आइए इसको समझते हैं कि क्या क्या इनका क्लाइमेट था। देखो जरा, सिंपल सी बात है, रटना नहीं है। मैंने क्या बोला, कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है, तो रटना नहीं है। क्लाइमेट कंडीशंस की बात कर रहे हैं, समझिए जरा इस चीज को। क्लाइमेटिक कंडीशंस लोअर पैलेलिथिक में कैसे हैं, मैंने बताया प्लेस्टोसीन पीरियड चल रहा है, तो भाई यहां पर कैसा आपको देखने को मिलेगा, कोल्ड क्लाइमेट चल रहा है। It is cold climate, right? No problem with that? No problem, sir. सर अभी भी मिडिल पैलेलिथिक में कोल्ड क्लाइमेट रहेगा? हाँ, अभी भी कोल्ड क्लाइमेट है। आइए इसको लिखते चलें। कोल्ड क्लाइमेट है, हाँ सर कोल्ड क्लाइमेट है। फिर उसके बाद सर अपर पैलेलिथिक में कोल्ड क्लाइमेट है, हाँ सर ये भी आपका कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। अपर पैलेलिथिक तक कोल्ड क्लाइमेट है ना, देखो यहां पर अपर पैलेलिथिक 10,000 बीसी। तो एक बात तो पक्की है सर, अपर पैलेलिथिक में आप कोल्ड लिख रहे हैं, मतलब हाँ, बट कुछ कुछ चेंजेस तो हो ही रहे होंगे सर। हाँ बिल्कुल हो रहेंगे, यू आर राइट मेरे दोस्त। तो आप कोल्ड क्लाइमेट की जगह ये लिखो कि क्लाइमेट गेटिंग वार्मर, क्लाइमेट कैसा हो रहा है, वार्मर हो रहा है, होनी क्या है, क्लाइमेट गेटिंग वार्मर। और दूसरी बात प्लस ये लास्ट फेज है आइस एज का, राइट। ये जो प्लेस्टोसीन पीरियड है, जब पूरी धरती बर्फ से ढकी हुई है, वो क्या कहते हैं, आइस एज। प्लेस्टोसीन है, आइस एज है, तो वो लास्ट फेज है अपने आइस एज का, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। लास्ट फेज ऑफ आइस एज, ये क्या है आपका, लास्ट फेज है ऑफ आइस एज, ठीक है, आइस एज का आखिरी फेज। रटने की जरूरत तो नहीं है, कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है। अभी वो बताइए मुझे आप, अगर लोअर पैलेलिथिक है, इंसान रह रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कोल्ड है यहां पर, तो उसको अपने आप को बचाना है, राइट। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है कि सर सर यहां पर कहीं ना कहीं सर फायर की डिस्कवरी हो गई है। फायर की डिस्कवरी आपको देखने को मिलेगी, कई कई किताबों में फायर डिस्कवरी आपको यहां पर लिखी मिलेगी। बट मैं ये मानता हूं कि अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस कोल्ड रही होंगी, तो कहीं ना कहीं इंसान ने फायर की डिस्कवरी यहां कर ही ली होगी। तो फायर की डिस्कवरी पैलेलिथिक पीरियड में हो गई थी, बिल्कुल हो गई थी। तो आपसे पूछ सकता है किस पीरियड में, मेसोलिथिक में, नियोलिथिक में, पैलेलिथिक में। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस ठंडी हैं, तभी तो उसको आग की जरूरत है अपने आप को बचाने के लिए, राइट। आग की जरूरत है, हाँ, तो फायर की डिस्कवरी हो गई। इट इज एज सिंपल एज दैट, यहां पर कोई दिक्कत। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस कोल्ड होंगी, लेकिन कहां पर, ऊपर हिली एरियाज में। तो हाई एल्टीट्यूड में हम कह सकते हैं कि सर हाई एल्टीट्यूड, जहां पर एल्टीट्यूड हाई होगा, हाई एल्टीट्यूड जहां होगा, यानी कि जैसे आज आपका एल्टीट्यूड हम बोलेंगे ना ऊंचे एरियाज में, हम लैटिट्यूड की बात नहीं कर रहे, हाइट की बात कर रहे हैं। जैसे आप अगर दिल्ली में है तो एल्टीट्यूड कम है, आप शिमला पहुंचेंगे, मनाली पहुंचेंगे, हायर एल्टीट्यूड्स पे, राइट, तो ऊंचाई ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा, बर्फ ज्यादा है। तो वैसे ही आप देखोगे कि मिडिल पैलेलिथिक एज में जो हायर एल्टीट्यूड्स थे वहां बर्फ मिलेगी, लेकिन जो ग्राउंडेड वाले इलाके हैं वहां पर रेनफॉल होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एरियाज में रेनफॉल देखने को मिलेगी, यहां पर हाई एल्टीट्यूड्स में अभी भी ठंडा है, टेम्परेचर जो है वो ठंडा है, ठीक है। अब सेटलमेंट की बात करते हैं, भाई कहां रह रहा होगा इंसान। अब लॉजिक से क्या लगता है सर, लॉजिक से क्या लगता है सर, लॉजिक से तो ये लग रहा है मुझे, लॉजिक से तो ये लग रहा है सर, सेटलमेंट, इंसान को कोई भी नॉलेज नहीं है घर बनाने की। दे हैव जीरो नॉलेज ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन, दे हैव जीरो नॉलेज ऑफ कैसे घर बनाए जाते हैं। तो कहां रहेगा, जब घर बनाना नहीं आता तो कहां रहेगा, पत्थरों के अंदर रहेगा, केव्स के अंदर रहेगा। तो ऐसे ही पता चलता है कि इंसान रॉक कट केव्स में रहता था। इंसान नॉट रॉक कट बट वो केव्स में रहता था। इंसान कहां रहेगा, केव्स में रहेगा, रॉक शेल्टर्स में रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, दे हैव no knowledge, they have no knowledge of house making, they have no knowledge, ऐसे लिखिए, no
नॉलेज किस चीज का, किस चीज का, हाउस मेकिंग का। घर बनाने का कोई भी उनको नॉलेज नहीं है दोस्तों, घर बनाने का कोई भी नॉलेज नहीं है। तो भाई घर बनाने का नॉलेज नहीं है तो कहां रहेगा, देयरफॉर वो रहेंगे रॉक शेल्टर्स में, वो रहेंगे रॉक के शेल्टर्स में, इसको क्या बोल सकते हैं, रॉक शेल्टर्स, या फिर केव्स में रह रहे होंगे, केव्स में रह रहे होंगे। बात समझ में आ रही है, सिंपल है, रटना नहीं है भाई। क्लाइमेटिक कंडीशंस ठंडी हैं, अपने आप को बचाने के लिए क्या चाहिए, आग चाहिए, तो फायर डिस्कवरी हो गई। आदमी को घर बनाना नहीं आता है, दे हैव नो नॉलेज अबाउट इट, कहां रहेगा, रॉक शेल्टर में। ऐसे ही आप देखोगे इस वाले पीरियड में भी रीडो, रीडो का मतलब सेम चीज रिपीट कर दीजिए आप, ये वाली चीज यहां पर, क्योंकि अभी भी इंसान को घर बनाना नहीं आता था, उसको ही डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ मेकिंग हाउसेस, ठीक है। एंड सेम चीज आपको यहां पर भी रीडो करनी है, सेम चीज भी यहां पर आपको रीडो करनी है। पॉइंट इज क्लियर। लेकिन सर ये तो बताइए कि अगर ये रॉक शेल्टर्स में रह रहा था, ये केव्स में रह रहा था, कुछ इक्का दुक्का नाम बताइए, कौन सा केव, कहां पर, कौन सा रॉक शेल्टर्स, एरिया क्या था, कुछ आइडिया देंगे। हाँ बिल्कुल देंगे, आइए जरा देखिए। यहां पर आप लिख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के नाम जहां इंसान रह रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मिलेगा बेलन वैली, आपको मिलेगा बेलन वैली, ठीक है, जिससे आप मम्मी लोग पिटाई कर देती हैं, तो बेलन वैली हो गया। देन उसके बाद सोन पापड़ी खाते हो तो ये नाम याद करना, सोन वैली, सोन वैली लिख लो, सोन वैली, है ना। फिर आप देखोगे एक भीम की, भीम बेटका, तो भीम बेटी, ठीक है, तो भीम की बेटी, ठीक है, तो भीम की बेटी से याद रखना। तो भीम बेटका, भीम बेटका। अब भीम बेटका में आपको यहां मध्य प्रदेश केव्स मिलेंगी, भीम बेटका केव्स बड़ी फेमस है, सुना होगा आप लोग ने, है ना। वैसे ही बेलन वैली है, सोन वैली है, भीम बेटका है। तो लोअर पैलेलिथिक में हमें कुछ साइट्स मिलती हैं जहां पर इंसान रह रहा होगा पहले से, ठीक है, जहां इंसान पहले से रह रहा होगा, बेलन वैली में, सोन वैली में, भीम बेटका में। यहां पर इंसान, ये कुछ ही नाम बता रहा हूं आपको मैं, सारे नाम नहीं है, बेसिक समझो बस। अभी नाम फैक्ट सारे याद होते जाएंगे, बाद में आएंगे, पहले बेसिक समझ लो। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। अब जैसे बेलन वैली है आपको मिर्जापुर यूपी में देखने को मिलेगी, यूपी में, ठीक है। सोन वैली आपको पंजाब में देखने को मिलेगी, पंजाब में। भीमबेटका एमपी में देखने को मिलेगी, एमपी, ये पंजाब में। बात समझ में आ रही है। देखो यार दोस्तों, एक बात समझिए आप लोग कि ये जो एनसीईआरटी सीरीज है, दिस इज फॉर योर कंसेप्ट बिल्डिंग। एनसीईआरटी को समझो, और जितना अच्छे से आप एनसीईआरटी को समझ पाओगे, इन बिटवीन द लाइंस रीड कर पाओगे, तुम उतने ही ज्यादा क्लोज जाओगे अपने एग्जाम को क्रैक करने से। क्योंकि ये एग्जाम, ये क्लर्क लेवल एग्जाम नहीं है। यूपीएससी आपसे रट्टाफिकेशन उम्मीद नहीं करता है कि आप बहुत रटे हुए हो, साइट्स बहुत सारी याद होंगी तो ही आप एग्जाम निकालोगे, नहीं। यूपीएससी आपको बनाना चाहता है डीएम साहब, आप बनोगे कमिश्नर साहब, आप पहुंचोगे कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पे। वहां पर ये रट्टोफिकेशन काम नहीं आएगा। ये एग्जाम का पार्ट है, जांचने के लिए कि आप कितना यहां पर जानते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन व्हाट इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस एग्जाम, दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स और नॉट, आर यू कनेक्टिंग द थिंग्स और नॉट। अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करना जानते हो, ये डॉट्स कनेक्ट कर लोगे, तो भाई आप एग्जाम को निकाल ले जाओगे, ठीक है। ये एग्जाम को समझो, है ना। दिक्कत ये है कि यार आप लोग इस एग्जाम को समझते ही नहीं हो। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं हमेशा यही लेकर आप लोगों से शिकायत करता हूं, यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड द एग्जाम। बस अभी क्या है, सीरीज शुरू हुई है, हाँ हम लग जाएंगे जोश से पढ़ने के लिए, हम लगे रहेंगे, और हमारा जोश 3 दिन 5 दिन 7 दिन तक रहेगा, है ना। फिर सर हमारा बैकलॉग होना शुरू हो जाएगा। आप क्यों, क्योंकि आप फैक्ट देखोगे, आप कहोगे अरे इतना पढ़ना है, इतना याद करना है, वहीं आप डह जाओगे। भाई बेसिक कंसेप्ट, बहुत ज्यादा नहीं घुसना है कि हमें बहुत रटना पड़ रहा है, नहीं, बेसिक कंसेप्ट। लोअर पैलेलिथिक, कोल्डर क्लाइमेटिक कंडीशन, जाहिर सी बात है आग चाहिए होगी इसको, रटना क्या है, समझना है, आग चाहिए होगी तभी तो बचेगा वो। अब घर बनाना नहीं जानता है तो कहां रहेगा, रॉक केव शेल्टर्स में। कुछ नाम याद करने, थोड़े बहुत नाम याद कर लिए। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही आप देखोगे कि सब यहां पर भी, अब जो घर बनाना नहीं आता है तो यहां कहां रह रहा होगा। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि भाई ये वाली साइड खत्म हो जाएंगी, ये भी कंटिन्यू करेंगी, लेकिन कुछ साइड्स और होंगी। अब चूंकि देखो क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे ठंडा है, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस, लेकिन थोड़ा सा आप मिडिल एल्टीट्यूड्स पे आओगे, आप प्लेन इलाकों में आओगे, ट्रॉपिकल एरियाज में आओगे, तो वहां रेनफॉल हो रही है, यानी कि थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशंस तो चेंज हो रही हैं। थोड़ी क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं, राइट। नदी नहीं बन रही है, बारिश हो रही है, तो थोड़ी बहुत आप पानी मिल रहा है ना, तो भाई कुछ तो डिफरेंट होगा, कहीं तो और इंसान शिफ्ट करेगा, राइट। तो आप देखोगे यहां पर कुछ साइट्स और हैं, जैसे कि दिदवाना साइट है, जैसे आप देखोगे साइट मिलेगी दीदवाना, ठीक है, दिदवाना साइट मिलेगी, ठीक है। जैसे आप देखोगे यहां पर आपको साइट मिलेगी, जैसे आप देखोगे नर्मदा के अराउंड, विशाखापट्टनम के अराउंड,
नर्मदा के अराउंड आके यहाँ पर इंसान रह रहा होगा, देखो मैंने आपको बताया भी था, नर्मदा के अराउंड रह रहा है, नर्मदा के अराउंड रह रहा है ना। वाइजैक विशाखापट्टनम के अराउंड इंसान रह रहा है, विशाखापट्टनम के अराउंड इंसान रह रहा है, ठीक है। अजमेर के अराउंड जो है इंसान रह रहा है, ठीक है। ये कुछ जगह है जहां पर साइट्स है जहां इंसान रह रहा हो, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे जब हम आएंगे इस वाले फेज में, ठीक है, इन द एरियाज ऑफ द अपर पैलेलिथिक, तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि अब पैलेलिथिक साइट्स जो हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही हैं, क्योंकि अब मीजोलिथिक साइट के आने का समय आ रहा है। अब क्लाइमेटिक कंडीशंस वार्मर होने लगी हैं, है ना। ये लास्ट फेज है ऑफ आइस एज का, तो डेफिनेट सी बात है इंसान की एक्टिविटी भी चेंज हो रही होगी। क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसा थोड़ी है कि अभी भी वो आग के किनारे रह के वो बैठेगा, बहुत जाड़ा जाड़ा नहीं है उतना, अब उतना जाड़ा नहीं है। फरवरी का महीना आ गया, थोड़ा प्लीजेंट मौसम शुरू हो रहा है, अभी मीजोलिथिक नहीं है लेकिन प्लीजेंट मौसम शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे वार्म टेम्परेचर्स हैं, तो एरिडिटी बड़ा इंक्रीज हो गई है राजस्थान में। राजस्थान में बहुत एरिड कंडीशंस है, यानी कि क्या है, एरिड, सूखा पड़ने लग गया, एरिड कंडीशंस आ गई, ठीक है। ऐसा भी देखने को मिल रहा है, राइट। अब यहां पर आपको कुछ ऐसे साइट्स मिलेंगी, फॉर एग्जांपल बेलन वैली यहां भी मिल रहा है, बेलन वैली आपको यहां भी मिल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहां बेलन वैली नहीं, ये साइट कंटिन्यू रही, यहां भी आपको मिल रही है बेलन वैली। और यहां पर अब इस वक्त आप जब इस पीरियड में आ गए तो हमें देखने को मिल रहा है कि न्यूलिथिक के टाइम पे हमको एनिमल की बोन्स देखने को मिल रही है। इस पीरियड में हमको एनिमल की बोन्स देखने को मिल रही हैं, बेलन वैली से हमको जानवरों की हड्डियां मिली हैं, ठीक है। ऐसी आप देखोगे एक साइट और है जिसको बोलते हैं, प्लीज नोट करिएगा उसका नाम, मुच्छता चिंतामनु गावी, मुच्छता चिंतामनु गावी, मुच्छता चिंतामनु गावी, ठीक है। ये आपको कुरनूल के अराउंड मिलेगी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कुरनूल आंध्र प्रदेश के अराउंड आपको मिलेगी। ये बात समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। तो ये कुछ यहां पर आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, सेटलमेंट्स क्या है, ऑल दीस थिंग्स। आइए अब ऑक्यूपेशन की बात करते हैं साहब। देखिए सिंपल सी बात है, ऑक्यूपेशन क्या था इनका, क्या कर रहे होंगे, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। कुछ काम ही नहीं है भाई, जानवरों को मारेंगे और फिर उन्हें खाएंगे, या फिर फूड गैदरिंग करेंगे। पत्तियां तोड़ लाए, है ना, पत्तियां तोड़ लाए, बेर तोड़ के ले आए, मैडम को दे दिया, तुम्हारे लिए जानू आज हमने बेर तोड़ी है, राइट। ऐसी बातें हो जाएंगी। तो फूड गैदरिंग करके आएंगे, मैडम को दे देंगे, मैडम खुश हो जाएंगे, वाह तुम मेरे लिए इतना कुछ करते हो। यही काम जो है इंसान सालों साल तक करता रहा, है ना। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाने लग गया, है ना, वो एजुकेटर बन गया आसम सर की तरह, ऐसा भी कुछ नहीं है ना। वो कुछ और नहीं कर रहा है, वो अभी भी हंटिंग फूड गैदरिंग कर रहा है, शिकार करना उसका यहाँ पर बड़ा क्या उसकी हॉबी है, और वो शिकार कर रहा है ना। शिकार कर करके कभी ऐसा थोड़ी है कि आज के टाइम पे गुलाब दे के देते, 14 फरवरी को गुलाब नहीं देते थे वो लोग, 14 फरवरी को बेर पकड़ा देते थे, आज तुम्हारे लिए मैंने एक शेर मारा है, आज तुम्हारे लिए मैंने जो है, आज लोग शेर मारते हैं वाह वाह करने वाला, उस वक्त शेर सच वाले होते थे, मतलब ये आदमी थे तो मतलब शिकार कर रहे थे, हिरण को मार दिया, आज तुम्हारे लिए 5 किलो ये देखिए तो मैं ये लेके आया हूँ, तुम्हारे लिए इसका मीट लेके आया हूँ। तो इंसान एक्चुअली फूड गैदरिंग कर रहा है ना। वो नहीं नॉनवेज नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए आज हम पूरा जामुन का पेड़ लेके आए, लो खाओ जामुन हो जाओ, ठीक है। तो बेसिकली क्या ऑक्यूपेशन क्या है, हंटिंग फूड गैदरिंग कर रहा है। अब बात ये हंटिंग फूड गैदरिंग काहे से करेगा, टूल्स तो चाहिए ना। ऐसे थोड़ी है कि भैया आप ले अब उठा के अपना हाथ से तोड़ना शुरू कर देंगे, नहीं। तो टूल्स की शुरुआत होती है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल यू विल फाइंड कि यहां पर जो टूल्स हैं, हैंड एक्सेस, हाथ वाले जो कुल्हाड़ी है, हैंड एक्सेस, क्या हथौड़ा क्या बोलते हैं, जो विनोद कहता है ना, हैंड एक्सेस है वो, एक्स हुआ क्या हुआ, वो एक्स तो नहीं हुआ शायद, है ना। कि वो कहता है कि क्या बोलता है विनोद, वो कहता है ना कि सचिव जी अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि हथौड़ा कौन दिया तो हमारा नाम नहीं बताइएगा, विनोद नाम है हमारा। तो वही हैंड एक्स की बात हो रही है ना। तो वो कह रहा भाई बताना नहीं है ना, आपको जो भी है हथौड़ा को जो भी बोलते मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। हैंड एक्स का इस्तेमाल हो रहा है ना, क्लीवर्स का इस्तेमाल हो रहा है, ये भी एक प्रकार के आप देखोगे, ये आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है, टूल्स हैं। क्लीवर्स का इस्तेमाल हो रहा है, हैंड एक्स का इस्तेमाल हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे पेबल टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, पत्थर वाले टूल्स, पेबल, तो पेबल टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। इस प्रकार से आप देखोगे कि ये टूल्स का यहां पर इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। अब मिडिल पैलेलिथिक में क्या टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर फ्लेक बेस्ड टूल्स यूज हो रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो रहे हैं सर, ये फ्लेक बेस्ड टूल्स यहां पर यूज हो रहे हैं, फ्लेक बेस्ड टूल्स यहां इस्तेमाल हो रहे हैं। व्हाट इज सर दिस फ्लेक बेस्ड टूल, क्या होते हैं, देखिए यहां पर समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज फ्लेक बेस्ड टूल, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, ये पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने एक हथौड़ी ली, ठीक है, उस पर आपका पॉइंटेड यहाँ पर ये ऐसे लगा हुआ है, और हमने क्या किया, इसको एकदम कूटना शुरू किया। जब कूटा तो भाई जैसे दिल 2 टुकड़े में हो जाता है, ये भी क्या 2 टुकड़े में हो गया, ठीक है। मान लीजिए ऐसा टुकड़ा हो गया इसका भी, ठीक है। तो एक पार्ट तो यहाँ पर ये निकल गया, एक तो ये बन गया ऐसे,
ठीक है, और एक आपको देखोगे तो ये फॉर्म हो गया, राइट। तो दो टुकड़े में हो गया, पत्थर दो टुकड़े में हो गया, तो कूट कूट के हमें दो टुकड़े कर दिए, राइट। तो यहां पर आप देखोगे जो ये वाला पार्ट है छोटा वाला, वो फ्लेक हो गया, वो फ्लेक हो गया, और ये बड़ा वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कोर। क्या बोलेंगे, कोर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मिडिल पैलेलिथिक में जो टूल्स हैं वो कैसे हैं, फ्लेक बेस्ड टूल्स हैं, यानी कि इससे, इस वाले पत्थर से बने हुए टूल्स थे। ये बात समझ में आ गया, फ्लेक बेस्ड टूल्स इज इंपॉर्टेंट, समझिएगा। इसमें सर कुछ पत्थरों के नाम और लिखवा दिए, जैसे आप देखोगे स्क्रेपर्स, सर स्क्रेपर, ठीक है। जैसे आप देखोगे बोरर, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे यहां पर फ्लिंट बेस्ड इंडस्ट्री थी, क्या, यहां पर आपको टूल्स मिलेंगे फ्लिंट बेस्ड। अब यहां क्या हो रहा है, फ्लिंट बेस्ड इंडस्ट्री में फ्लिंट क्या हो रहा है कि जो पत्थर है ना, पैरेलल साइड्स ब्लेड बनाए जा रहे हैं, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स बनाए जा रहे हैं, ब्लेड्स। यानी कि आप समझो कि अगर पत्थर है, जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रकार का पत्थर आपको देखने को मिल रहा है, ये, ठीक है, ये, तो आप देखोगे साइड में बड़ा धार दे दी गई होगी, धार, ठीक है। पैरेलल साइडेड ब्लेड्स है, फ्लिंट बेस्ड इंडस्ट्री है ये, ठीक है, फ्लिंट बेस्ड इंडस्ट्री है, फ्लिंट से बना हुआ यहां पर सामान आपको देखने को मिल रहा है। ब्यूरेंस देखने को मिलेंगे, ब्यूरेंस स्क्रू ड्राइवर की तरह होते हैं, ठीक है, वो भी आप लिख लीजिए। यहां पर क्या मिल रहे हैं, ब्यूरेंस मिल रहे हैं। ब्यूरेंस आर नथिंग लाइक स्क्रू ड्राइवर, जैसे आज का होता है ना, वैसे आपको ये देखने को मिलेंगे ब्यूरेंस, स्क्रू ड्राइवर। ये बात समझ में आ गया। तो कुछ ये सब चीजें यहां पर आप लिख सकते हैं। आप कुछ, आपको मैं चित्र यहां दिखाता हूं, ये देखिए आप, ठीक है, ये देखिए आप, यहां पर समझ में आ रहा है आपको, हाउ स्टोन एज ह्यूमंस मेड हैंड एक्सेस, कैसे वो देखो हैंड एक्स बनाता था। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये रॉक है ना, वो उसको यहाँ तोड़ रहा है, एक छोटा हिस्सा यहाँ पर निकल के आ गया, राइट। तो उसने देखिए ऊपर से उसको इस पॉइंटेड वाली चीजों को ऐसे ठोकना शुरू किया, राइट। तो आप देखिए फाइनली फिनिश्ड हैंड एक्स कुछ इस प्रकार से निकल के आया। ये उसका फ्रंट व्यू है, ये उसका साइड व्यू है, पॉइंटेड यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है, इस प्रकार से बना, ये आपका हैंड एक्स हो गए, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए, मैंने बताया स्क्रेपर्स का इस्तेमाल हो रहा है, क्लीवर्स का बताइए, क्लीवर्स देखिए, मैंने आपको बताया क्लीवर्स, ये देखिए, एक क्लीवर है, ठीक है, हैंड एक्स हो गया। स्क्रेपर मैंने बताया, स्क्रेपर भी आप देख रहे हो, ठीक है, दिस इज द स्क्रेपर वाला पार्ट, दिस इज द स्क्रेपर वाला पार्ट, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे ये सब है यहाँ पर, ठीक है। और भी देखिए मैंने बनाया बोरर्स, ठीक है, ये देखिए बोरर्स है, ये वाले बोरर्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो बोरर्स कहाँ मिल रहे हैं, ये आपको बोरर्स मिल रहे हैं। ब्यूरन क्या हो गया, स्क्रू ड्राइवर टाइप का होता है, पतला पतला वैसे कुछ होगा। पैरेलल साइड्स ब्लेड क्या होता है, मैंने आपको बताया पैरेलल साइड्स ब्लेड कुछ ऐसे बनेंगे, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर टूल्स हो गए। दिस इज अबाउट द पैलेलिथिक। अब अगर पैलेलिथिक समझ में आ गया तो अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब मीजोलिथिक में देखो क्या हो रहा है, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, मीजोलिथिक वाला ज्यादा कुछ अगेन नहीं है, वही 4 पॉइंट फिर समझने हैं हमको, वही 4 पॉइंट हमें फिर समझने हैं मीजोलिथिक वाला। तो मीजोलिथिक में 4 पॉइंट क्या क्या है सर, आइए जरा देखते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। क्या है, पहला हम देखेंगे सर क्लाइमेट कैसा है, सर क्लाइमेट कैसा है। फिर सर हम देखेंगे इनके सेटलमेंट कैसे हैं सर, एक ही स्लाइड में हो जाएगा, सेटलमेंट कैसा है सर। और फिर हम देखेंगे सर कि इनका ऑक्यूपेशन क्या है सर, है ना, इनका ऑक्यूपेशन क्या है सर। और फिर हम देखेंगे इनका टूल्स कैसे थे सर। बस यही 4 पॉइंट मैंने आपको बताया, यही समझना है अपन। तो आइए जरा इसको ना समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखिए जरा, देखिए, देखो क्लाइमेट क्या हुआ, अब एक बात समझ में आ रही है सर कि क्लाइमेट कैसा हो गया है, 10,000 BC निकल चुका है, यानी कि वार्मर कंडीशंस आ गई है, होलोसिन पीरियड शुरू हो गया है। तो हमें समझ में आ रहा है सर मेसोलिथिक में एक तो होलोसिन पीरियड की शुरुआत हो चुकी है, होलोसिन पीरियड आ चुका है, होलोसिन पीरियड आ चुका है। दूसरी बात मतलब क्या कि भाई सर यहां पर वार्मर कंडीशंस आना शुरू हो गई है ना, वार्म कंडीशंस आना स्टार्ट हो गई। तो क्लाइमेटिक कंडीशन में बोल सकता हूं वार्म हो गया है, कहना है इसे, हाँ सर वार्म हो गया है। अगर वार्म हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, आइस मेल्ट होगी सर। इसका मतलब यह है कि आइस मेल्ट होगी। आइस मेल्ट का मतलब क्या है सर, जब पानी बर्फ पिघलेगी तो रिवर फॉर्म हो जाएंगी, राइट, रिवर्स फॉर्म हो जाएंगी, हाँ सर रिवर्स फॉर्म हो जाएंगी। है कि नहीं सिंपल, है कि नहीं सिंपल। रिवर्स फॉर्म हो गई, हाँ सर रिवर्स फॉर्म हो गई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नदियां फॉर्म होने से क्या हुआ सर, नदियां के फॉर्म होने से क्या होगा, अगर नदियां फॉर्म हो गई, अगर नदियां फॉर्म हो गई तो जाहिर सी बात है कि उसके अराउंड ग्रासलैंड्स बनेंगी, घास फूस जो है वो आ जाएगा, ग्रासलैंड्स आ जाएंगी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ग्रासलैंड्स आ गई तो सर उसके लिए क्या होगा, वहां पर उसके अगल बगल आप देखोगे तो जानवर चेंज हो जाएंगे, है ना, डियर मिलना शुरू हो जाएगा सर, है ना, मतलब फास्ट रनिंग एनिमल्स मिलने लगेंगे, है ना। नाउ वी आर हैविंग फास्ट रनिंग एनिमल्स, क्योंकि अब जानवरों को दौड़ना आसान हो जाएगा, तो फास्ट रनिंग एनिमल्स हमको देखने को मिलेंगे। डोंट यू थिंक ये सारे चेंजेस हो जाएंगे बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज आने से।
क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई, ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिले। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि इनका सेटलमेंट पर फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अब जहां नदियां हैं, इंसान वहां सोचेगा कि वहां जाके रहने लग जाए, है ना, वहां जाके रहने लग जाए, बिल्कुल सही है। तो उनके नए नए सेटलमेंट्स यहां पर शुरू हो जाएंगे। जैसे आप देखोगे एग्जाम्पल के लिए सेटलमेंट्स आदमगढ़, कहां पर ये मिले हम लोग, आदमगढ़, मतलब ये लोग थोड़ा सा कहां रहने लग जाएंगे अब, जहां नदियां होंगी, क्योंकि वहां पानी मिलेगा, तो पीने के लिए पानी हो गया, आसान हो जाएगा। काहे को दूर दूर जाएंगे, 50 किलोमीटर पानी पीने के लिए नहीं होगा, तो आदमी कहां रहना शुरू करेगा, जहां पानी पानी मिलेगा। पानी से बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, धीरे धीरे पानी का यूसेज बढ़ाएगा, फिर उसी पानी से धीरे धीरे सिंचाई करना शुरू करेगा, क्रॉप शुरू कर देगा, है ना, ये सब चीजें होंगी। तो पहला आदमगढ़ हो गया, है ना, एमपी में ये आपको साइट मिलेगी। ठीक है, एमपी में साइट मिलेगी। बागोर हो गया, बागोर, ठीक है, राजस्थान में आपकी साइट मिलेगी। ये दोनों ही साइट आप देखोगे, दोनों ही साइट दोस्तों ये है, यहां पर अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के। ठीक है, तो यहां पर हमको अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है, अर्लीस्ट हमको एविडेंस मिलते हैं किस बात के, किस बात के, अर्लीस्ट एविडेंस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के, डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, हमको इसके अर्लीस्ट एविडेंसेस यहां पर देखने को मिलते हैं। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, और भी साइट्स देख सकते हैं हम लोग, और भी साइट्स हैं क्या, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, हम लिखेंगे बेलन वैली, यहां पर भी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, यहां पर भी मीजोलिथिक पीरियड में बेलन वैली मिल रही है, हाँ सर, बेलन वैली हमको यहां पर ही मिल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्या दिक्कत है ना, हमने खुदाई करी, हमको बेलन वैली, वहां पर भी हमें बेलन वैली के अंदर भी सारे टूल देखने को मिला, चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे दमदमा और महादहा। अब देखो एक्चुअली बेलन वैली ना, ये वो साइट है, ये वो साइट है बेलन वैली, ध्यान रखना, इसको स्टार कर लो, कि जहां पर हमको पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक तीनों चीजें मिलती हैं, हमको तीनों चीजें यहां पर मिल रही है, ये बात ध्यान रखिए। मतलब हम बेलन वैली को जब खोदते हैं, जाके खुदाई करी हमने बेलन वैली की, तो क्या हुआ, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो सबसे ऊपर कौन सी चीज मिलेगी, नियोलिथिक, राइट, फिर थोड़ा और आप गड्ढा किया आपने और खोदा, तो फिर आपको मीजोलिथिक के फीचर्स मिलने लग जाएंगे, फिर आप और नीचे गए तो आपको पैलियोलिथिक के फीचर मिलने लग जाएंगे। इस प्रकार से पता चलता है हमको, है ना, सबसे ऊपर क्या होगा, नियोलिथिक होगा, न्यूलिथिक साइट्स में न्यूलिथिक फीचर मिल रहे होंगे, फिर जब थोड़ा और नीचे गए हमको पता चला यार यहाँ पर तो मीजोलिथिक फीचर भी थे। कैसा मीजोलिथिक फीचर, जैसे टूल्स, टूल्स आप देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, टूल्स कैसे थे, टूल्स हैं यहाँ पर दोस्त प्लीज, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ मतलब स्मॉल टूल्स, वेरी वेरी टाइनी टूल्स, बहुत ही छोटे छोटे टूल्स, टाइनी टूल्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, टाइनी टूल्स मिलेंगे, है ना, कुछ कुछ टूल्स जो ऐसे होते हैं जिनका ज्योमेट्रिकल शेप भी होता है, कुछ कुछ के ज्योमेट्रिकल शेप हैं, कुछ कुछ ज्योमेट्रिकल शेप में है, जैसे कि कोई ट्राइंगल है, कोई ट्रेपीजियम है, इस शेप में है, राइट, कुछ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में है, कुछ नॉन ज्योमेट्रिकल भी मिलते हैं, है ना, कुछ आड़े तिरछे तेज शेप भी है, नॉन ज्योमेट्रिकल शेप भी मिलता है। तो हमें पत्थर यहां पर इस प्रकार से मिलना शुरू होते हैं। अब देखो माइक्रोलिथ मतलब टाइनी टूल, टाइनी टूल्स का क्यों, अब इतने बड़े बड़े पत्थरों का जो भी हम बनाते थे टूल्स, ठीक है, अब उतने बड़े पत्थर का इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि अब जानवर, पहले जानवर बड़े थे, तो बड़े जानवरों को हंट करना है तो बड़े पत्थर चाहिए, लेकिन अब जानवर कैसे हैं, फास्ट मूविंग एनिमल्स हैं, कुत्ते बिल्ली वाले टाइप के जानवर हैं, तेज भागेंगे, पकड़े नहीं पाओगे, हम मुर्गे की तरह निकल जाएंगे आपके पैर के बीच से। तो आपको चाहिए पतले पतले छोटे टूल्स चाहिए, है ना, जहां पर मार सके तेज से, उसको खींच के मार दे, भांज के एकदम की खोपड़िया फूट जाए उसकी। तो हमें क्या चाहिए, माइक्रोलिथ चाहिए, माइक्रोलिथ टाइनी टूल्स चाहिए। अब ये टाइनी टूल्स हमको यहीं पर मिला है बस मीजोलिथिक में, तो अगर खोदते खोदते हमको पतले पतले छोटे छोटे अगर टूल मिल जाए, मतलब ये मीजोलिथिक है भाई, सॉलिड कंफर्म, बात खत्म, पैसा हजम, खाओ पियो खो जाओ चलते बनो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये सब बातें हो गई, क्लियर है। तो ये बात है, यहां पर ध्यान रखिएगा, माइक्रोलिथ हो गया। ठीक है, अब ये हमें जहां जहां मिला हम वो साइट्स देख रहे हैं, हम वो साइट्स देख रहे हैं। तो बेलन वैली ऐसी जगह है जो हमें सब जगह मिला। ठीक है, देन आप देखोगे दमदमा एंड महादा, ये भी आप लिख सकते हो, है ना, ये आप देखोगे दमदमा एंड महादा, दमदमा, दमदमा एंड महादा, ये साइट्स के नाम है, महादाहा। अब यहां पर कहां क्या मिल रहा है, बरियल्स मिले हमको, बरियल्स हमको देखने को मिल रहे हैं, बरियल्स, है ना, बरियल्स मिले हैं हमको। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे क्या, लुतेश्वर और रतनपुर इंपॉर्टेंट साइट है, ये भी सेटलमेंट में आप चाहो तो लिख सकते हो। कहां लिख दूं बताओ, यहीं पर लिख लो, यहीं पर लिख लीजिए आप लोग, लुतेश्वर, लोतेश्वर एंड रतनपुर, एंड रतनपुर, लोतेश्वर एंड रतनपुर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होगे, आई होप आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, क्लियर है, साइट्स के नाम भी हो गए। ऑक्यूपेशन क्या करेंगे मालिक, अब बताइए, लॉजिक, लॉजिक रटना है क्या, नहीं रटना, क्यों नहीं रटना सर, अरे मालिक इसलिए नहीं रटना बिकॉज तुम बताओ मुझे भाई, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग तो कर ही रहे हैं ना, वो बंद थोड़ी कर देंगे,
हंटिंग एंड फूड गैदरिंग अभी भी हो रही है साहब, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग अभी भी हो रही है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। प्लस अरे नदियां बन गई हैं तो मछली पकड़ना शुरू कर देंगे, फिशिंग। ओए होए 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 होए, क्या बात है। रटना है नहीं रटना है, लॉजिक लगानी है, लॉजिक लगानी है, क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है कि नहीं बात है, ठीक है। फिशिंग हो गया। अब यहीं से आप देखोगे इंसान थोड़ा थोड़ा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी कर रहा है, एनिमल डोमेस्टिकेशन भी उसने शुरू कर दिया है। साथ में आप देखोगे वो डोमेस्टिकेशन भी कर रहा है एनिमल्स का, ठीक है। बट अभी आप देखोगे डोमेस्टिकेशन तो कर रहा है, बट उसको भी ये नहीं पता कि हाँ इंसान जानवरों का इस्तेमाल करना कैसे है, बस जानवरों को बांधे हुए हो, है ना। कह सकते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू कर दिया उसने, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू कर दिया, राइट। वो रखे हुए जानवरों को, इस तरह की चीजें हो। तो ये आपका मीसोलिथिक हो गया, ठीक है। तो क्या क्या डिफरेंस आया, समझ में आ गया, यस। अब आती है यहां पर बात, क्या अब आती है बात यहां पर अबाउट द न्यूलिथिक फेज, ठीक है। छोटा सा फेज ये भी है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, अंडरस्टैंडिंग देखनी है। न्यूलिथिक फेज, न्यूलिथिक एज। अब न्यूलिथिक एज में यहां क्या हो रहा है जरा देखिए, सिंपल सी बात है। अब न्यूलिथिक एज में देखो, अगर मैं बोलूंगा कि न्यूलिथिक एज की शुरुआत कब से होती है, तो कहीं वर्ल्ड में हमको देखने को मिलता है 9000 बीसी। कहीं वर्ल्ड में हमें एक साइट मिलती है न्यूलिथिक साइट, वो हम बोल सकते हैं कि 9000 बीसी के आसपास हुई होगी, जो मैंने आपको टाइम पीरियड लिखाया भी था स्टार्टिंग में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर कोई पहली साइट मिली है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर कोई पहली साइट मिली है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कोई पहली साइट मिली है, तो वो मिली है आपको 9000 बीसी, सॉरी 7000 बीसी, 7000 बीसी में मिली है। कौन सी साइट है साहब, कौन सी साइट है, मेहरगढ़। ओए होए होए सर, ये तो पाकिस्तान में है क्या? हाँ, बट मैं बोल रहा हूं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसीलिए ध्यान रखना, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो हमें जो सेवरल साइट्स मिलती हैं, अदर साइट्स, जो हमें सेवरल अदर साइट्स मिलती हैं, सेवरल साइट्स जो हमको मिलती हैं, है ना, वर्ल्ड में, वो हमको देखने को मिलती है कब, वो हमको देखने को मिलती है अराउंड 9000 बीसी, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमको मिलती है 7000 बीसी। ये बेसिक चीज। अब न्यूलिथिक के टाइम पीरियड को हम लोग यहां पर न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, है ना। इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं, ये फेज है, इसको हम लोग बोलते हैं कि न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन था। क्यों ऐसा बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, देखो इस वक्त बहुत सारे चेंजेस शुरू हो गए थे, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत चेंज हो चुकी थी। अब इंसान खेती बाड़ी भी करना शुरू कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि उसके ऑक्यूपेशन में चेंज आया। क्लाइमेटिक कंडीशन समझ में आ गई, व्हाट इज द क्लाइमेट, वार्मर क्लाइमेट। हमने देखा न्यूलिथिक है, होलोसीन पीरियड है, अच्छे से वार्मर क्लाइमेट है। ये देखिए यहां पर, आई एम टेलिंग यू अगेन, ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है आपको कि भाई 10,000 बीसी, 10,000 बीसी प्लेस्टोसीन पीरियड खत्म हो गया। इसके बाद क्या, वार्मर कंडीशंस। तो वार्मर कंडीशन चल रही है मीसोलिथिक में भी और न्यूलिथिक में भी। तो अच्छे से वार्मर कंडीशंस आ चुकी है, बर्फ बर्फ पिघल चुकी है, नदियां बन रही हैं, इंसान का ऑक्यूपेशन चेंज हो गया। तो क्लाइमेट चेंज समझ में आ गया। सेटलमेंट अभी आपको बताता हूं, पहले आप लोग ऑक्यूपेशन लिख लीजिए। अब सबसे बड़ा, क्योंकि यहीं से चेंज होता है, इकोनॉमी ही हर चीज को चेंज करती है भाई। न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, क्योंकि इकोनॉमी चेंज हो गई, सबसे बड़ी बात है इकोनॉमी चेंज। इंसान पहले हंटिंग हंटिंग प्लस फूड गैदरिंग कर रहा था, हाँ साहब, हंटिंग प्लस फूड गैदरिंग कर रहा है, लेकिन अब इंसान ने हंटिंग प्लस फूड गैदरिंग प्लस फिशिंग कर रहा था मीसोलिथिक में, हाँ फिशिंग भी कर रहा है, अभी भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब इंसान डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी कर रहा है अच्छे तरीके से, और सॉरी, आई एम सॉरी गाइस। तो अब वो क्या कर रहा है, वो एग्रीकल्चर भी करने लगा है, वो एग्रीकल्चर भी कर रहा है, और अब वो यहां पर डोमेस्टिकेशन भी कर रहा है। वो डोमेस्टिकेशन भी कर रहा है, किसका, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये क्या होता है सर, प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन कैसे? अब देखो, थोड़ा इमेजिन करते हैं कि कैसे शुरुआत हुई होगी। शुरुआत कैसी हुई होगी, इसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई होगी दोस्तों, कि मान लीजिए कि कोई एक पेड़ रहा होगा। अब इंसान जो है ना भाई, मर्द है फॉर एग्जाम्पल, मेल मेंबर्स ऑफ द हाउस चले गए, बाहर चले गए, है ना, लकड़ी इकट्ठा करने चले गए, फूड गैदरिंग करने चले गए, है ना, कुछ भी है। अब लेडीज घर में बैठी हैं फॉर एग्जाम्पल, अब वो एक पेड़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कई टाइम से, देखा कि यार ये पहले बीज था, ये बीज ऐसा हुआ, यहाँ पेड़ निकल आया, इस पेड़ का ये कैरेक्टरिस्टिक है, थोड़ा पानी दो तो बड़ा हो जाता है ना। फिर ये कुछ एक सीजन आता है जब फ्लावरिंग होती है उसमें, एक सीजन आता है जब पत्तियां झड़ जाती है। तो इंसान ने उसको रीड करना शुरू किया, समझना शुरू किया, उसने प्लांट्स को फॉलो करना शुरू किया, है ना। जानवर था, अब जानवर उसके पास है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि जानवर का इस्तेमाल कैसे करना है। अब उसने जानवर को रीड करना शुरू किया, अच्छा ये जानवर कुत्ता है, तो कुत्ता है तो हड्डी खाएगा, है ना, ये पेड़ नहीं खाएगा, इसको घास खिलाओगे भौंक देगा, काट लेगा, बोलो।
है ना, बौरा जाए एकदम कुत्ता कि हमें घास क्यों खिला दी, हमें हड्डी चाहिए, ऐसा हो सकता है। तो इंसान ने समझा कि अच्छा ये कुत्ता है, अच्छा ये बकरी है, इसको हड्डी दोगे ये हड्डी हड्डी चबा ही नहीं पाएंगे, इनको क्या चाहिए, इनको घास फूस चाहिए, है ना, ये आपका देखोगे। तो इस प्रकार से इंसान ने रीड करना शुरू किया, फिर उसको समझा कि अच्छा ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर इंसान ने चीजें भी शुरू करी, उसको अपने साथ घर में रखाना शुरू कर दिया, है ना, घर में रखना शुरू कर दिया कि भाई ठीक है हमारे साथ है, हम उसको डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। तो एक लाइफ शुरू हो चुकी थी जहां इंसान जानवरों को डोमेस्टिकेट कर रहा है, उनके हिसाब से उनको अनाज दे रहा है, पेड़ का क्रॉपिंग कर रहा है, सब चीजें। तो डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया। अब आप बताइए कि जब तक ये है तो इंसान मूव कर सकता है ना, कहीं भी हंटिंग करे, कहीं भी फूड गैदरिंग करे। जब तक फिशिंग है तो इंसान कहीं भी मछली पकड़े, चाहे नदी के आगे पकड़े, चाहे बीच में पकड़े, चाहे वहां पकड़े, चाहे लंदन में पकड़े, मछली पकड़ना है तो नदी में पकड़ना है ना, कहीं मूव कर सकते हैं। लेकिन जब एग्रीकल्चर कर रहे हो, अगर आप खेती करोगे, एक जगह आप क्रॉप लगा दोगे तो आपको वहां पर रुकना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा। डोमेस्टिकेशन करोगे तो रुकना पड़ेगा। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। यहीं से दोस्तों सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हो गई। आदमी एक जगह रुकना शुरू कर दिया। जब आदमी सेटल्ड लाइफ एक जगह किसानी कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको रहने के लिए क्या चाहिए, उसको रहने के लिए चाहिए हाउसेस। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस शुरू हुआ। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, लॉजिक समझ में आ रही है कि नहीं? घरों को बनाना स्टार्ट कर दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, ठीक है ना। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो घरों को उसने बनाना शुरू कर दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस हुआ, राइट। घर बने। घर कैसे बने? कुछ घर हमको देखने को मिले कि साहब कुछ घर हैं जो हमारे राउंड हैं, सर्कुलर घर हैं, है ना। हमें कुछ घर देखने को मिले जो सर्कुलर टाइप के थे, राउंड राउंड हट्स बने हुए हैं, है ना। कुछ हमने देखा कि भाई कुछ रेक्टेंगुलर बने हुए हैं, कुछ हमने देखा कि रेक्टेंगुलर बने हुए हैं, रेक्टेंगुलर है, ठीक है, ऐसा है। कुछ हमने देखा कि भाई घर है जो मड हाउसेस, ये हाउसेस मड के बने हुए हैं, मड हाउसेस। ध्यान रखिएगा, हाउसेस अभी मिट्टी के बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो सीमेंट गिट्टी और बालू सब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अभी हाउसेस कैसे हैं? मड के बने हुए हैं, ठीक है। अब एग्रीकल्चर कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको उस एग्रीकल्चर को, अनाज को जो उगाओगे उसको रखना भी है। तो उन्होंने ग्रेनरीज को बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। कहां? उन्होंने ग्रेनरीज को बनाना स्टार्ट कर दिया, वेरी नाइस। अब ग्रेनरीज फॉर्म होना शुरू हो गई। ग्रेनरीज में क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पर स्टोरेज कर रहे हैं, है ना, ग्रेन स्टोरेज, है ना। ग्रेन को क्या कर रहे हैं? ग्रेन को स्टोर कर रहे हैं, राइट। ग्रेन को स्टोर कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है खेती करनी है, एग्रीकल्चर हो रहा है, तो यहां पर क्या प्लाऊ का इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, वो भी ध्यान रखिएगा। अगर आप ये सब काम कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो जाहिर सी बात आपको फार्मिंग करनी है। आप फार्मिंग कैसे करोगे? क्या प्लाऊ था उनके पास? क्या हमारे पास प्लाऊ था? प्लाऊ है? नहीं, प्लाऊ नहीं है। तो फार्मिंग कैसे होगी? हम सेल्ट के थ्रू फार्मिंग कर रहे थे। कैसे? हम सेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेल्ट्स ऐसा, यानी कि पत्थर का आप देखोगे एक नोकीला, हमने ऐसा यहां पर कुछ बना लिया, पत्थर का ऐसा नोकीला हम देखेंगे तो हमने बना लिया। अब इसको यहां से होल्ड करके आप देखोगे जमीन में कुछ भी है तो हम उसे गड्ढा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सेल्ट का यहां पर जो है हमने फॉर्मेशन कर दिया। तो फार्मिंग काहे से हो रही है? फार्मिंग काहे से हो रही है? फार्मिंग प्लाऊ से हो रही है? नहीं हो रही है, सेल्ट से हो रही है। काहे से हो रही है? सेल्ट से हो रही है। लॉजिक है, कैसे होगी? बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग अगर ग्रीनरी, अनाज रखने के लिए कुछ बर्तन भी तो बनाएंगे। हाँ साहब, बर्तन हो, इसका मतलब पॉटरी शुरू हो गई, इसका मतलब पॉटरीज आने लगी, यानी कि इंसान जो है बर्तन बनाने लग जाएगा। पॉटरी काहे के लिए इस्तेमाल होगी? दो कामों के लिए, या तो उसमें हम लोग खाना स्टोर करेंगे स्टोरेज के लिए, या फिर खाना खाने के लिए, तो यहां पर ईटिंग फूड, राइट, ईटिंग फूड, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन। हमको समझ में आ रहा है कि क्यों उसको यहां पर न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन कह रहे हैं। एक चीज और है, ध्यान रखिएगा कि 6500 ईयर्स अगो, इस बात को नोट कर लीजिए, इस बात को आप लोग चाहे यहां पर नोट कर लीजिए कि 6500 ईयर्स अगो के आसपास यू विल फाइंड, 6500 ईयर्स के अगो के आसपास यू विल फाइंड कि हमको 6500 ईयर्स अगो पॉटर्स व्हील की खोज हो गई थी। पॉटर्स व्हील से क्या होगा? तभी तो हम यहां पर क्या बनाएंगे? ये पॉटरी कर पाएंगे, तभी तो हम लोग पॉटरी कर पाएंगे जब हमारे पास पॉटर्स व्हील होगा, वो जिस पे ऐसे कुम्हार बैठ के चक्की चलाता है और पूरा मिट्टी के बर्तन बना देता है, शेप करता है। पॉटर्स व्हील की यहाँ पर आविष्कार, या फिर आविष्कार करो, खोज जो है वो हो गई थी, यानी बना लिया था पॉटर्स व्हील 6500 ईयर्स अगो के आसपास, ठीक है। और ये तो बात हो गई। अब ये हो गया इनका क्या? क्लाइमेट देख लिया, इनका हमने यहाँ पर ऑक्यूपेशन देख लिया, सब क्या कर रहे हैं। टूल्स की बात करेंगे तो ये पॉलिश टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? पॉलिश टूल्स का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए टूल्स को लिख लेते हैं। टूल्स कैसे है? बस एक लाइन, पॉलिश टूल्स का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इनके जो टूल्स हैं और थोड़ा सा चिकने हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं, है ना, मतलब नाउ दे आर बेटर इन फॉर्म, ठीक है। जैसे आप देखोगे स्टोन
स्टोन एक्सेस है लेकिन बेटर हो गए हैं, ठीक है, स्टोन के एक्सेस है लेकिन अच्छे शेप में आ गए हैं। हम बोन के टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन बढ़िया लग रहे हैं देखने में, ठीक है, बेटर फॉर्म शेप में आ गए हैं ना। हम यहाँ पर माइक्रोलिथ ब्लेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ पर माइक्रोलिथ ब्लेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ये भी काम यहाँ पर हो गया है, ठीक है, ये बातें हो गई यहाँ पर, बहुत बढ़िया सर। तो ये हमारा टूल्स का सिस्टम हो गया। अब सर आते हैं यहाँ पर क्या कि हम लोग सेटलमेंट कहां कहां पर ये लोग रह रहे थे। देखिए अब एक बात समझिएगा सेटलमेंट्स में, दैट इज द लास्ट पॉइंट फॉर दिस, कि कहां कहां रहते थे। देखिए सेटलमेंट्स में ये आप देखोगे कि ऑन द वेस्टर्न साइड, अब मैं सेटलमेंट्स को एक काम करता हूं बीच में लिख देता हूं, सेटलमेंट्स को मैं बीच में लिख रहा हूं, ठीक है। अब कुछ सेटलमेंट्स में आपको बताऊंगा कि ऑन द वेस्टर्न साइड था, कुछ सेटलमेंट्स थे जो वेस्टर्न साइड पे थे इंडिया के, वो कैसे थे वो देखेंगे। जैसे आप देखोगे मेहरगढ़ एक साइट हो गई, मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसके बारे में, न्यूलिथिक साइट थी, ठीक है। फिर आप देखोगे एक साइट मिलेगी आपको गुफकरल, गुफकरल, गुफकरल कश्मीर में। एक आपको साइट मिलेगी बुरजहोम, बुरजहोम, ठीक है, ये साइट मिलेंगी आपको ऑन द वेस्टर्न साइड, है ना। चिरांद, कोलदीवा, कोलदीवा, कोलडीवा, ठीक है, ये साइट नोट करिएगा आप। कुछ साइट्स हो गई यहां पर जो वेस्टर्न साइट हमको मिलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये दोनों आप देखोगे कि कश्मीर में हमको मिलती हैं। अब गुफकरल और बुरजहोम, इनके बारे में यहां पर दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे बुरजहोम का मतलब होता है प्लेस ऑफ बर्च, इसको नोट करिएगा। बुरजहोम का मतलब हो गया प्लेस ऑफ बर्च, इसका मतलब ही होता है प्लेस ऑफ बर्च इन द लैंग्वेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज, बुरजहोम। और यहां पर जो लोग हैं ना, ध्यान रखिएगा, पिट ड्वेलिंग्स में रहते थे, गड्ढे के अंदर लोग गड्ढा करके रहते थे, पिट ड्वेलिंग्स में। जमीन के अंदर गड्ढा किया, यस जमीन के अंदर गड्ढा करते हैं दोस्त, जमीन में गड्ढा करते हैं तो गड्ढे के अंदर जाके रहते थे, तो लोग पिट ड्वेलिंग्स में रह रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे आप गुफकरल देखोगे, गुफकरल का मतलब होता है केव ऑफ द पॉटर, इसका मतलब क्या होता है केव ऑफ द पॉटर, केव ऑफ पॉटर। और आप देखोगे गुफकरल के अंदर हमको एनिमल डोमेस्टिकेशन, हमको बोन टूल्स मिलती हैं। यहां पर आप देखोगे तो हमको क्या मिलेगा, वी विल फाइंड यहां पर हमको बोन टूल्स मिल रहे हैं, बोन टूल्स, यहां पर हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन की यहां पर चीजें मिलती हैं। क्लियर हो गया, ये बात ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम नॉर्थ ईस्टर्न की बात करेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न की बात करते हैं, आइए नॉर्थ ईस्टर्न। तो यहां पर हमें कुछ साइट्स मिल रही हैं, हाँ मिल रही है साहब। कौन सी साइट मिल रही है नॉर्थ ईस्टर्न की, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे असम हो गया, असम हो गया, ठीक है, गारो हिल्स हो गए, गारो हिल्स हो गए मेघालय के। तो ये कुछ साइट्स हमको यहां पर मिल रही हैं। ऐसे हम साउथ की बात करेंगे तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट साउथ साइट मिलेगी विच इज कॉल्ड पिकली हल, इंपॉर्टेंट साइट है, नोट करिएगा पिकली हल। यहां पर लोग जो है कैटल हर्डर्स है, क्या है यहाँ पर कैटल हर्डर करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लोग कैटल हर्डिंग करते हैं, ठीक है। यहां पर लोग क्या कर रहे हैं, पीपल आर डूइंग मोस्टली कैटल हर्डिंग। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी का पॉइंट है, आर एस शर्मा साहब के एनसीईआरटी में दिया है, कैटल हर्डिंग कर रहे हैं। ऐसे आपको पॉइंट मिलेगा संगना हल्लू, साइट का नाम क्या है नोट करिएगा, संगा कल्लू, संगा कल्लू, ठीक है, ये साइट मिलेगी आपको। ऐसी आपको और साइट मिलेंगी, यहां पर कुछ साइट के नाम और लिखवा देता हूं, हलूर हो गया, मास्की हो गया, हलूर, हलूर, देन देखोगे मास्की, देन देखोगे उतनूर, उतनूर, ठीक है, उतनूर, देन देखोगे कुपगल, कुपगल। तो ये कुछ साइट्स हैं जो आपको साउथ की देखने को मिलेंगे जहां पर न्यूलिथिक सेटलमेंट्स थे। होपफुली आपको ये सब बातें यहां पर जो है वो क्लियर हो गई होंगी। दिस इज अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने यहां पर डिस्कस किया। अब देखिए एक चीज और है जो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं। नाउ इट इज अबाउट द चालकोलिथिक कल्चर। अब क्या हुआ क्या, नाउ वी स्टार्ट द चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक कल्चर में क्या हुआ, यहां पर इंसान को जानकारी मिलती है कॉपर की। तो जो पहला मेटल था जो इंसान स्टोन एज के बाद जानता है ना, वो था कॉपर। इंसान को कॉपर की यहां पर नॉलेज होना शुरू हो गई। कैसे कैसे हुई भाई, हमको यहां पर क्या किया, यहां पर जैसे आप देखोगे तो हमको मिलती है खेतरी माइंस, ठीक है, हमको मिली खेतरी माइंस। और यहां पर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कॉपर, यहां पर बहुत सारा कॉपर हमको देखने को मिलता है। तो खुदाई हुई, कॉपर मिला, और इंसान को पहला मेटल जो मिला वो था कॉपर। एज सिंपल एज दैट, स्टोन के बाद जो पहला मेटल मिला वो मिला इनको क्या, कॉपर मिलना, ठीक है ना, इसमें कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। अब जो चालकोलिथिक, इसको इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कॉपर हमको मिला, इट इज रिफर्ड टू एज द चालकोलिथिक एज। चालको का मतलब होता है कॉपर, दिस इज योर कॉपर, कॉपर,
और लिथिक, चालकोलिथिक। लिथिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टोन। सो बेसिकली दिस इज द एज, इसको हम बोलते हैं कॉपर स्टोन एज, इसको हम बोलते हैं कॉपर स्टोन एज, इसको बोलते हैं हम लोग कॉपर स्टोन एज। सिंपल है, ठीक है। यानी कि कॉपर और स्टोन के यहां पर टूल्स जो है इंसान बना रहा है। अब रफली अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो इट इज गोइंग, ये टाइम पीरियड जाता है 4000 बीसी के आसपास से लेकर 700 बीसी के आसपास तक। हमें कंट्री में अलग अलग जगह कॉपर चालकोलिथिक साइट्स देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिएगा, मैं आपको एक चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू यहां दिखाता हूं। इस वाले डायग्राम को प्लीज आप लोग देखिए, इस वाले मैप को देखिए। अब देखिए यहां पर थोड़ा इंट्रोडक्शन हड़प्पा का भी होगा, जो हमारा अगला चैप्टर होगा। हड़प्पा आपको यहां देखने को मिल रहा है। व्हाट इज हड़प्पा? ये बेसिकली आपको दिख रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन मतलब लोग सिविलाइज्ड हो गए थे, वहां पर रहने लग गए थे। इसी को हम लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी को बोलेंगे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना। यानी कि जो सिविलाइजेशन, जो सभ्यता इंडस वैली, आप देखोगे यहां बहती है ना इंडस, तो जो लोग इंडस वैली के अराउंड बसने लग गए थे आके, उसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। ये आपको यहां देखने को मिल रहा है, इसको हमको अगले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। अब आप देखिए यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि यार ये एक साइट है, यहां पर देख रहा है ज्ञानेश्वर जोधपुर कल्चर देखने को मिल रहा है। यहां पर आप देखिए आपको देखने को मिल रहा है आहड़ कल्चर देखने को मिल रहा है, आहड़ कल्चर। यहां पर आप देखिए मिल रहा है आपको कायथा कल्चर देखने को मिल रहा है, कायथा कल्चर। ये देखिए आपको देखने को मिल रहा है जारवे कल्चर, ठीक है। सर ये कल्चर, कल्चर क्या है? देखो कल्चर क्यों बोला गया, एक्चुअली ये एक, इसका एक तरह का नाम रख दिया कल्चर, क्यों? क्योंकि एक प्रकार के हमको, ऐसे मान लीजिए जारवे कल्चर है। अब जारवे कल्चर है, जिस प्रकार की हमको पॉटरी मिली, इस पूरे एरिया में उसी प्रकार की, एक प्रकार की पॉटरी मिल रही है, तो हमने कहा कि भाई ये जारवे कल्चर हो गया, है ना। अहड़ है, अब अहड़ कल्चर, एक्चुअली अहड़ इज अ साइट, साइट का नाम है। और वहां जो हमको पॉटरी मिली, इतने वाले एरिया में हम देखते हैं कि वहां पर सेम टाइप के फीचर्स देखने को मिलते हैं, राइट। ऐसे हम देखते हैं कायथा कल्चर था, बाद में वही कल्चर मालवा कल्चर हो गया, ठीक है। ये एरिया भी आपका मालवा वाला एरिया है। तो यहां पर पहले कायथा कल्चर था, फिर वही मालवा, मतलब पहले वहां एक प्रकार की चीजें मिल रही हैं, फिर वो जब चेंज हुआ तो वही कुछ साइटें जो पहले कायथा की थी वो मालवा कल्चर में कन्वर्ट हो गई, वही साइट्स मालवा कल्चर शोकेस करने लगी। बात समझ में आ रही? क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। तो इसलिए कल्चर बोलने लगे इनको, ना कुछ और रीजन नहीं है, कल्चर बस, ठीक है। एक प्रकार की चीजें मिल रही हैं, है ना, एक प्रकार का हमको टाइप प्रकार मिल रहा है, कॉमन चीजें मिल रही हैं, तो हमने उनको कल्चर बोल दिया। तो जैसे आप देख रहे हो कि अभी ये चालकोलिथिक है, मैंने टाइम पीरियड क्या बताया, 4000 बीसी के आसपास से शुरू होता है। साहब ये तो टाइम पीरियड हमारा वही है जब न्यूलिथिक भी चल रहा है, ये तो वही टाइम पीरियड है सब, जब आप बता रहे हो मेसोलिथिक खत्म भी हो रहा है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि चालकोलिथिक भी आ गया? पॉसिबल कैसे? कि मान लीजिए मैं आपको जो ग्रीन से दिखा रहा हूं, मान लीजिए मैं आपको ब्लू से दिखाऊंगा, ये आपके न्यूलिथिक साइट्स हैं क्या? जैसे ये वाली साइट न्यूलिथिक, एग्जाम्पल बता रहा हूं, कहीं भी क्रॉस लगा रहा हूं रैंडम, मैं रैंडम क्रॉस लगा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं रैंडम क्रॉस लगा रहा हूं, ठीक है, मैं रैंडम क्रॉस लगा रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो यहां लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है सर कि ये वो साइट्स है जहां पर न्यूलिथिक कल्चर एक चल रहा है, न्यूलिथिक जो अभी हमने देखा, न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन वाला। लेकिन कुछ साइट्स ऐसी भी हैं, कुछ जगह ऐसी भी हैं जो चालकोलिथिक कल्चर में कन्वर्ट हो चुकी हैं, यानी कि वहां पर पहले न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन था, ठीक है, वहां पर न्यूलिथिक चीजें शुरू हो चुकी थी, बट उन जगह पे अब कॉपर की जानकारी भी आ चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ साइट्स नहीं होंगी, अब ये साइट्स क्या हो गई, रेड कर दो, यहां पर कॉपर की जानकारी हो गई है, तो यहां पर लोग कॉपर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, स्टोन का भी कर रहे हैं, न्यूलिथिक में भी स्टोन का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये वो साइट्स है जहां पर कॉपर का भी इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर साइट है कॉपर का भी इस्तेमाल हो रहा है, कॉपर का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो ये कल्चर फॉर्म हो गया, राइट। इस प्रकार के हमारे 4 कल्चर हमको देखने को यहां मोटे मोटे मिलते हैं। समझ में आ गया? तो बेसिकली स्टोन एज चल रही थी, स्टोन एज के बाद सिंपल एक ट्रांसफॉर्मेशन ये आया कि इंसान को कॉपर की जानकारी मिल गई। अब अगर बताओ क्या बहुत कुछ चेंज हो जाएगा? नहीं, बहुत कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों? कॉपर क्या बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है? नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल तो नहीं होता है। तो क्या अब लोहे जैसी बात हो गई है? नहीं, लोहा आएगा तब चीजें बदलेंगी, अभी लोहा नहीं आया है, कॉपर आया, थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे, इंसान को उस कॉपर की जानकारी हो गई है। बहुत तगड़ा प्लाऊ बन जाएगा? नहीं बनेगा, प्लाऊ बनेगा तो आयरन का ही बनेगा, अच्छा है ना। अभी प्लाऊ नहीं बन सकता बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग तो नहीं बनेगा, कॉपर ही है। तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं आएगा। बस इतनी सी बात है कि इंसान को अब कॉपर की जानकारी भी हो गई है, दैट्स इट। इतना ही जानना है ना। कोई बहुत चेंजेस है लाइफ में? नहीं। कोई मटेरियल चेंजेस ज्यादा है? नहीं। कोई घर घर के प्रकार में चेंजेस है? नहीं, बहुत चेंजेस नहीं है, टिपिकली वही चेंज है। डोमेस्टिकेशन हो रहा है एनिमल्स का, हो रहा है, ऐसा कोई फर्क थोड़ी पड़ा है। कॉपर की जानकारी तो हुई है, बस कॉपर की जानकारी तो बस, ठीक है, ये हुआ है। तो हमें यहाँ पर कुछ इस जगह कॉपर की जानकारी, यहाँ कॉपर, यहाँ कॉपर, यहाँ कॉपर, लेकिन इनको कल्चर बोला गया है ना। जैसे आहड़ कल्चर, कायथा कल्चर, कायथा साइट है, ईरान साइट है, तो हमें वहां पर जो कॉपर के फीचर मिले वो अलग जगह भी चल रहे थे, तो ये हमें क्या बोला, दिस इज बेसिकली कॉपर, दिस इज पर्टिकुलर कल्चर हो गया। तो ये 4 कल्चर्स मिलते हैं दोस्तों, इसको बस सिंपली आपको ध्यान रखना है कि ये 4 कल्चर ये वाले हैं जो यहां पर मैंने ऐसे मेंशन कर रखे हैं, सिंपल।
आहड़ बानस कल्चर जो हमें कहाँ मिलता है 2100 से लेकर 1500 बीसी, ये डेट्स वैरी कर सकती हैं बुक टू बुक, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कायथा कल्चर 2000 से आपको कि सर हम एग्जाम में आ गया तो क्या लिखेंगे, नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में इतना समझना है कि हाँ कायथा कल्चर बानस कल्चर थोड़ा पहले दिख रहा है, कायथा कल्चर उसके बाद दिख रहा है, फिर मालवा कल्चर हमको कहीं ना कहीं उसके बाद और दूर तक मिल रहा है। जारवे कल्चर देखो 1400 से लेकर 700 बीसी तक दिख रहा है, 700 बीसी तक भी दिख रहा है, यानी कि न्यूलिथिक पीरियड खत्म भी हो जाएगा तब भी हमको देखने को मिल रहा है कि जारवे कल्चर चल रहा है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये हमारे कल्चर्स हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे आपको बस ये देखना है कि ऐसा कुछ है यहाँ पर। नाउ दोस्तों इसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ साइट्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। आप साइट्स यहाँ देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये जारवे कल्चर है ना, यहाँ पर आपको दायमाबाद, नेवासा, इनाम गांव साइट्स मिलेंगी, जारवे कल्चर, ठीक है ना। अभी मैंने न्यूलिथिक साइट्स बताई, देखिए पिकली हल हो गया, मास्की हो गया, संगना कल्लू हो गया, हल्लूर हो गया, ये क्या है न्यूलिथिक साइट्स थी, है ना। जैसे आप देखिए ऊपर नवदा टोली, कायथा कल्चर, ईरान का ये आहड़ कल्चर, गिलुंद, बालाथल, ये सब आहड़ कल्चर की साइट्स हो गई, आहड़ कल्चर की साइट्स हो गई। ऐसे आप देखो कि जोधपुर गणेश्वर कल्चर हो गया, ये एक साइट हो गई, है ना, ये साइट्स हो गई। तो आपको अलग अलग साइट्स देखने को मिल रही है, कायथा कल्चर, ईरान कल्चर, है ना, नवदा टोली साइट्स देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये कुछ साइट्स है। चिरान साइट देखिए, चिरान देखने को मिल रही है, कोल्डीवा, ये मैंने आपको न्यूलिथिक में लिखवाया था, अभी न्यूलिथिक में लिखवाया था, तो देखिए यहाँ लिखा देख मिल रहा है, आपको मिल रहा है ना। एक ही साइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, आगे कभी हम लोग एडवांस से पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे इसको। तो ये कुछ कुछ यहाँ पर आपको ऐसे ही मार्क्ड भी कर रहे हैं। चलिए अब कुछ बेसिक बातें तो हमने यहाँ कवर कर ही ली हैं। अब जैसे कुछ कुछ साइट्स हैं, जैसे आहड़ बानस कल्चर है, आहड़ बानस कल्चर लिखा लिखा है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। आहड़ बानस कल्चर, अब आहड़ को ये तामावती भी कहाँ कहा जाता है, तामावती कहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉपर स्मेल्टिंग शुरू हो गई थी, है ना। अब इसके पास, आहड़ के पास खेतरी माइंस है नियर अबाउट, और ये कॉपर जो है, ये कॉपर यहाँ पर खूब मिलता था, ठीक है, ये कॉपर यहाँ बहुत मिलता था। और ध्यान रखिएगा कि इसी साइड से खेतरी माइंस है, यहाँ से जो कॉपर मिला वो हमने इंडस वैली वाले लोगों को एक्सपोर्ट किया, यानी कि इस जगह जो कॉपर मिला खेतरी माइंस में, उसको हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हमारा अगला टॉपिक है, हमने उनको भेजा, हमने उनको ये कॉपर दिया। तो जब हमने उनको कॉपर दिया, इंडस वालों ने हमसे कॉपर ले लिया, अफगानिस्तान से वो क्या लेके आ गए, टिन लेके आ गए। जब कॉपर और टिन को मिलाओगे तो ब्रॉन्ज बन जाएगा, जो कि अगला टॉपिक होगा, ब्रॉन्ज एज आ जाएगी, ठीक है। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आगे देखिए गिलुंद साइट है, ये आहड़ के अंदर ही आती है, गिलुंद साइट, स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री मिलती है, यहाँ पर हमको बर्न्ड ब्रिक की वॉल मिली है। बालाथल में देखिए मड फोर्टिफिकेशन मिला है। ज्ञानेश्वर में हमको सप्लाई कॉपर मिला है, जो इंडस वैली को हो रहा था ना। आहड़ बानस कल्चर, ये बानस रिवर के अराउंड देखने को मिलेगा, राजस्थान के अराउंड ये साइट है। ऐसे ही आप देखोगे कि यहाँ पर ये कायथा कल्चर है, कुछ साइट्स हैं, ईरान हो गया, नगदा हो गया, चंबल रिवर पे है, कायथा हो गया, नवदा टोली हो गया, राइट, नवदा टोली हो गया, ठीक है। तो यही आप देखो, पहले कायथा कल्चर की साइट थी दायराबाद इनाम गांव, ये बाद में कन्वर्ट हो गई मालवा कल्चर में चली गई, ठीक है, इस प्रकार से भी हुआ। तो ये बहुत ज्यादा अभी आपको डिटेल में नहीं जाना है। नवदा टोली ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट्स बोला जाता है, लार्जेस्ट सेटलमेंट्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट्स। ऑल मेजर ग्रेन्स, लिनसीड, बेर एग्रीकल्चर सब यहाँ मिला हमको, फायर अल्टार्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं नवदा टोली में, ठीक है। तो कायथा कल्चर अभी आप देखो, बहुत डिटेल में नहीं भी जाओगे चलेगा, साइट्स के नाम देख लो, बेसिक समझ में आ गया ना, कैसे कल्चर फॉर्म हुए, वही आपको जानना है, बहुत ज्यादा बेसिक अभी आपको घुसना नहीं है कि हाँ कहाँ क्या मिला कहाँ नहीं मिला। अभी जारवे कल्चर है, साइट का नाम कहाँ पर है, गोदावरी परवरा रिवर के अराउंड मिलेगा, ठीक है, ये कल्चर मिलेगा। टाइम पीरियड देख रहा है, साइट्स दायमाबाद, नेवासा, इनाम गांव, सोनगांव, चंदोली, जारवे, वाल्की, साइट्स के नाम है, ये साइट्स के नाम है। कहाँ कहाँ मिला है, जैसे हल जैसा यहाँ कुछ मिला है, वाल्कीज हल जैसा, सीड ड्रिलर मिला है जारवे में हमको, जारवे मालवा और साउथ न्यूलिथिक साइट भी आता है, राइट। इनाम गांव में देखो चूल्हा मिला है, ग्रेनरी मिली है ना, कुछ प्लानिंग मिली है, वन हाउस एक घर मिला है जो 5 रूम से था, उसमें एक सर्कुलर रूम है ना, 100 घर मिले हैं। दायाबाद वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट है, मड फोर्टिफिकेशन। तो वैसे ही जैसे आप स्टोन एज में देखते हो ना कौन सी साइट है कहाँ क्या मिला है, वैसे ही कुछ यहाँ लिखा हुआ है। तो दोस्तों यही चीजें हैं जो आपको भी यहाँ पर देखनी है। और मैंने क्या किया है, मैंने अभी आप लोगों के लिए ये कुछ यहाँ पर ये मार्क करके ले आया हूं, है ना, बस आप इसको देख सकते हो, ये मेजर चारकोलिक कल्चर है और कहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे मैंने आहर कल्चर के बारे में सब कुछ यहाँ मेंशन कर दिया है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, है ना। जैसा मैंने बता दिया बालाथल में क्या है, गणेश्वर में क्या है, गिलुंद में क्या है, मैंने दिखाया भी आपको, तामावती बोलते हैं आहड़ को, ठीक है। ये सब चीजें आपको यहाँ पर लिखी हैं, तो यू प्लीज गो थ्रू दिस, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए मैंने यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ। जारवे कल्चर सब चीजें छोड़ दी हैं, प्लीज गो थ्रू इट, रीड कर लीजिएगा। दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर जो हमारा पूरा यहाँ कंप्लीट हो गया, यानी कि स्टोन एज एंड चारकोलिथिक एज हमने कवर कर लिया है। अगला चैप्टर हमारा ब्रॉन्ज एज से होगा, स्टोन एज एंड कॉपर एज इज ओवर, नाउ वी विल गो टू ब्रॉन्ज एज, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद एंड जय भारत।